लीविया खोपड़ियों से भरी एक दीवार के सामने खड़ी थी, लेकिन इस दीवार में कुछ ऐसा अलग था जिसे नोटिस करना काफी मुश्किल था। अन्य खोपड़ियों के बीच मुड़े हुए काले सींगों वाली एक काली खोपड़ी छिपी हुई थी, और इस हल्की रोशनी में यदि कोई इसे ढूंढ नहीं रहा हो तो ये लगभग अदृश्य यानी इनविजिबल थी। लीविया ने फिर जैकब की ओर एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और उस काली खोपड़ी के बाएं सींग को घुमा दिया, और अगले ही पल किसी मैकेनिज्म के खिसकने की गहरी आवाज गूंजी। इससे पूरी दीवार अचानक कांप उठी और उसमें एक दरार दिखाई दी। ये एक दरवाजा था। जैकब हक्का बक्का था कि लीविया कितनी खुशकिस्मत रही होगी जिसे ऐसी चीज मिली। वो वुल्फ वुमन को एक नई रोशनी में देखने लगा। जैसे ही खोपड़ी का छोटा दरवाजा खुला, एक 10 क्यूबिक मीटर का स्पेस दिखाई दिया जो उन्हीं मशालों से रोशन था। अंदर आओ, शर्माओ मत। लीविया अंदर जाते हुए हंसी। जैकब भी उसके पीछे अंदर गया, और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। बाकी भूल भुलैया के विपरीत यहाँ की दीवारों पर कोई खोपड़ी नहीं थी, बल्कि पादरी के कपड़े पहने एक कंकाल की 1.5 मीटर लंबी पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हड्डी वाले हाथों में एक लाल फूल था जो कई मायनों में पूरी तरह से गलत लग रहा था। कमरे की बाईं और दाईं दीवारों पर अजीब से रुन्स बने थे। आखिर में इस कंकाल की मूर्ति के ठीक सामने एक 2 मीटर चौड़ा साफ पानी का तालाब था, जिसके अंदर कुछ कॉमन टीयर की मछलियां तैर रही थीं। इसके अलावा एक कोने में कुछ हथियार पड़े थे जो साफ तौर पर लीविया के थे, और वहां कुछ नहीं था। लीविया ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है ना? उस डरावने फूल वाले कंकाल के अलावा ये जगह बाकी मनहूस जगह की तुलना में काफी अच्छी है। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा, नहीं? जैकब के पास लीविया पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो सच कह रही थी तो इस भूल भुलैया में यही एकमात्र जगह थी जहां कोई जिंदा रह सकता था। अगर जैकब की बात होती तो वो कभी भी किसी अजनबी को इस जगह नहीं लाता, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं जिससे वो 1 घंटे पहले ही मिला हो। वो चिन्ह क्या है? वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो पहली बार ऐसी भाषा देख रहा था, और वे चिन्ह कुछ हद तक फिलोसफर्स लैंग्वेज से मिलते जुलते थे। लीविया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये रून लैंग्वेज है। फिलोसफर्स लैंग्वेज की तरह ही यही कई पुराने खंडहर और शास्त्र इसी से अनुवादित किए गए हैं। हालांकि रून लैंग्वेज का क्षेत्र फिलोसफर्स लैंग्वेज से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि पहले वाले का इस्तेमाल जादू में किया जा सकता है, जबकि दूसरे वाले का कीमिया में। रून लैंग्वेज? क्या डेकर ने अपने जर्नल में इसका जिक्र नहीं किया था? जैकब की याददाश्त काफी तेज थी। उसे याद आया, ये भाषा जादू में भी इस्तेमाल होती है। तो क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? उसने लीविया की ओर देखा। वो हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा काम की साबित हो रही थी। लीविया काफी बातूनी थी, क्योंकि उसे किसी से बात किए हुए 2 साल हो गए थे, और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए जैकब की जरूरत थी। इसलिए उसने जैकब का पूरा भरोसा जीतने के लिए उसके सवाल का जवाब दिया। तुम्हें सवाल पूछना बहुत पसंद है, उस व्यक्ति के लिए जिसने अपना पूरा नाम भी नहीं बताया। लेकिन मैं कोई छोटी सोच वाली इंसान नहीं हूँ। बाईं ओर लिखा है मृत्यु उद्धार लाएगी, और दाईं ओर लिखा है उद्धार मृत्यु लाएगा। ये साफ तौर पर किसी परपीड़क द्वारा लिखा गया था। उसने तिरस्कार से ताना मारा। हालांकि जैकब की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई और पूरी तरह से गायब हो गई। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। उसने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। क्या तुम थोड़ी मछली आजमाना चाहोगे? लीविया ने पूछा। नहीं धन्यवाद। तुम यहाँ से बाहर निकलने की अपनी योजना क्यों नहीं साझा करती? मुझे यकीन है कि तुम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती होगी। जैकब ने ठंडे दिमाग से टटोला। लीविया की आंखें ठंडक से चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं 1 साल से ज्यादा समय से उस पर निगरानी रख रही हूँ, और जब तक हम दोनों मिलकर हमला करते हैं, हम आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो तुम्हें आज आराम करना चाहिए। भूल भुलैया 1 दिन में रीसेट हो जाएगी, और वही शुरुआत करने का सही समय होगा। जैकब ने आपत्ति नहीं की और सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लगा कि वो बंदा खतरनाक है तो मैं उस आत्मघाती हमले में हिस्सा नहीं लूंगा। लीविया की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे की मुस्कान सख्त हो गई। ये मुश्किल नहीं होगा। मैं 1 साल से ज्यादा समय से उससे सिर खपा रही हूँ, और मैं हमेशा बिना घायल हुए बच निकलने में कामयाब रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओह, क्या तुम्हारे पास और विस्फोटक है? जैकब ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। मेरे पास लगभग 100 ग्राम टीएनटी बचा है। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ फंसने वाला हूँ। मैं बस डार्क वुडलैंड्स को छोड़ना चाहता था, लेकिन इसके बजाय इस जगह पर फेंक दिया गया। उसने अफसोस से आह भरी। लीविया की आंखों में भी नाराजगी चमक उठी। मैं समझ सकती हूँ। चिंता मत करो, हम इस भूल भुलैया से भागने के बाद बाहर निकल पाएंगे। तो उसे नहीं पता कि डार्क रूइंस किस तरह की जगह है। वो जानता था कि इस जगह को छोड़ने के बाद इस महिला को निराशा ही हाथ लगेगी, या कौन जानता है कि वो जिस जगह जाना चाहती थी वो असली निकास एग्जिट भी था, या भूल भुलैया का कोई और हिस्सा। हालांकि अभी उसके दिमाग में ये बात नहीं चल रही थी, क्योंकि वो कुछ तय करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसके बाद लीविया ने बाहरी दुनिया के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिनका जवाब जैकब को नहीं पता था, क्योंकि वो फ्रीडम प्लेन्स में थोड़े ही समय के लिए रुका था। इसलिए वो केवल ये बहाना कर सका कि वो गोल्डन स्वॉर्ड आर्मी का एक निचले स्तर का अधिकारी था, और उसने किसी को नाराज कर दिया था और उसे यहाँ बाहर भेज दिया गया था। लेकिन इसके बजाय वो भाग निकला। हालांकि लीविया को शायद इस पर विश्वास ना हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जैकब ने भी गार्जन के अलावा कोई और सवाल नहीं पूछा, और छोटी सी जगह जल्द ही सन्नाटे में डूब गई। लालच और एक घातक नजदीकी। समय जल्दी बीत गया।
जैकब अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से जागा हुआ था और इस वक्त उसने लीविया के दिल की धड़कन को चलते हुए सुना और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। लीविया इस वक्त अपने हथियारों को देख रही थी, जबकि उसका गोल पिछला हिस्सा पूरी तरह से प्रदर्शित था। जैसे ही उसे जैकब की नज़रों का एहसास हुआ, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपने कूल्हों को हल्का सा हिलाया। ये अच्छा है ना? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। है तो, उसने बस इतना कहा, अपनी नज़र हटाए बिना। लीविया की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वो सीधी खड़ी हो गई और जैकब की ओर देखने लगी। वो मोहक ढंग से मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ तो मैं तुम्हें इसे छूने दे सकती हूँ। जैकब ने एक पल के लिए सोचा, फिर खड़ा हुआ। उसने अपना हुड खींचा और फिर अपना मास्क उतार दिया, जिससे उसके लंबे सिल्वर बाल और हैंडसम चेहरा सामने आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। लीविया की आंखें चौड़ी हो गईं और वो चिल्लाई, तुम एक एल्फ हो। उसने जैकब के कान नोटिस नहीं किए, क्योंकि वे उसके बालों के नीचे ढके हुए थे और उसने स्पष्ट रूप से कभी कोई इंसान नहीं देखा था। इसलिए उसके हैंडसम रूप को देखने के बाद एल्फ ही वो एकमात्र चीज थी जो उसके दिमाग में आई। यहाँ तक कि डेमी ह्यूमन भी एल्फ्स का सम्मान करते हैं और उनकी कुछ ही ट्राइब्स उनका मुकाबला कर सकती हैं। जैकब मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। तुम हैरान लग रही हो, लेकिन तुम्हारे बाल सिल्वर हैं? उसने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि फ्रीडम प्लेन्स में एल्फ्स के बाल सुनहरे होते हैं। मैं एक सिल्वर एल्फ हूँ, एक तरह का हाइब्रिड। उसने बिना पलक झपकाए झूठ बोला और उसके चेहरे से वो गर्मजोशी वाली मुस्कान कभी नहीं हटी। तुम अचानक अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो? लीविया को यह महसूस हुए बिना नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या, क्योंकि जैकब उसे ऐसा इंसान लगा था जो अलग थलग और ठंडा है, लेकिन अब वो दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। अगर जैकब के हथियार फर्श पर ना पड़े होते तो उसे लगता कि वो उस पर हमला करने वाला है। लेकिन वो चाहे जैसे सोचे, जैकब के पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसे गार्जियन को ढूंढने और उससे लड़ने के लिए उसकी मदद चाहिए थी। क्या वो मेरे शरीर के पीछे है, या बस ये देखना चाहता था कि मैं यहाँ से निकलने के लिए कितनी बेताब हूँ और मैं कैसे प्रतिक्रिया करती हूँ? वो केवल यही सोच सकती थी, क्योंकि उसे अपने लुक्स और फिगर पर काफ़ी भरोसा था। हालांकि वो एल्फ जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से फ्रीडम प्लेन्स की औसत महिलाओं से ज़्यादा खूबसूरत थी। खासकर गॉब्लिन्स, ऑक्स, ट्रोल्स आदि जैसी बदसूरत जातियों से तो बेहतर ही थी। जैकब ने अपनी गर्मजोशी वाली मुस्कान के साथ उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और अचानक अपनी जैकेट उतार दी, जिससे उसकी कसी हुई ब्लैक गियर वेस्ट और उसके नीचे की मर्दाना मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। लीविया जैकब के शरीर को करीब से देखे बिना नहीं रह पाई। वो उसके शरीर की प्रशंसा नहीं कर रही थी, बल्कि एक छिपे हुए हथियार की तलाश कर रही थी। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, और उसकी तलवार, राइफल और टीएनटी का एक ब्लॉक उसकी बैठने की जगह पर ही पड़े थे। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि वो उसके शरीर के पीछे है या बस उसे टेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी उसने अपनी गार्ड कम नहीं की। जैकब तब रुका जब वो लीविया से केवल 1 फुट की दूरी पर था और उसके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल नहीं गई थी। उसने नरमी से कहा, सोचने के बाद मुझे तुम काफ़ी ईमानदार और प्यारी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना रूप दिखाया। इससे हमारे बीच की कोई भी दीवार टूट जाएगी और हमारा सहयोग बेदाग होगा, है ना? इसके अलावा मैं ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाया कि तुम अकेली लग रही थीं। लीविया की आंखें थोड़ी कांप उठीं जब उसने जैकब के एम्बर आंखों की गहराई में देखा। जैकब अचानक और करीब आ गया, इतना करीब कि वे लगभग एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे, और लीविया को किसी तरह विवश महसूस हुआ और वो चाहकर भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। जैकब अचानक और करीब आ गया, वे लगभग एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे, और लिविया को किसी तरह विवश, कंपेल्ड महसूस हुआ, और चाहने के बावजूद भी वो उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। उसे बस ऐसा लगा जैसे वो अपने हंसमुख स्वभाव के नीचे जो निराशा छिपा रही थी, वो बाहर आ रही है। उसने अपने चेहरे पर चिकनी और ठंडी त्वचा महसूस की, और उनके होठ मिलने ही वाले थे कि अचानक जैकब ने कुछ फुसफुसाया, जबकि उसका हाथ उसके आकर्षक चेहरे को छू रहा था। तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था कि उस दीवार पर क्या लिखा था। जैकब की आवाज़ अब पहले जैसी गर्मजोशी भरी नहीं थी, बल्कि ये बेहद बर्फीली थी, और जब तक लिविया ने इसे नोटिस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैकब के भावहीन चेहरे पर अचानक खून की छींटें पड़ी जब उसने लिविया की चौड़ी आंखों को अविश्वास और निराशा से भरा देखा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी जब वो उन बेरहम एम्बर आंखों को देखती रही, जिनमें कुछ पछतावा छिपा था, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर हो गया। जैकब अपनी दूसरी तलवार की मूठ पकड़े हुए था, और ब्लेड लिविया के सिर के आर पार हो गया था, जबकि उसके तेज किनारे से उसका खून टपक रहा था। जैकब ने उसे जवाबी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया और उसे तुरंत मार डाला। उसके हाथ से ब्लेड फिर से गायब हो गया, पीछे लिविया के सिर में एक खुला चीरा छोड़ गया, जहां से खून और दिमाग का पदार्थ बहने लगा। जैकब ने तेजी से अपना हाथ हिलाया और उसके गिरते हुए मृत शरीर को पकड़ लिया। उसने उसकी स्टार वॉच और तलवार अपने इन्फिनिटी पेंडेंट में रख ली, फिर उसके शरीर को कंकाल की मूर्ति के पैरों के नीचे साफ तालाब में फेंक दिया। वो साफ तालाब जल्द ही लिविया के खून से लाल होने लगा।
जैकोब को लगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो आखिरकार चला गया है, और पछतावे की वो झलक भी उसके साथ चली गई है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इरादे नेक थे या तुम भी उस दीवार पर लिखे वाक्यों का मतलब समझ गई थीं। मामला जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये अपरिहार्य था। तुम्हारे जैसा एक सर्वाइवर भी वही करता अगर उसे पता होता कि यहाँ से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। खून से भरे तालाब को देखते हुए जैकोब ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने उस लाल फूल को पकड़े पादरी के कंकाल को देखा। इस ट्रायल को पार करने की 3 शर्तों में से एक है पादरी के आंसुओं को खून से रंग कर ब्लड फ्लावर के साथ पादरी का उद्धार करना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ब्लड फ्लावर वाला पादरी इतनी आसानी से मिल जाएगा। मुझे लगा कि ये कोई खौफनाक हस्ती होगी, लेकिन जब बात आंसुओं के गिरने की आई तो इसका कोई मतलब नहीं था जब तक कि मैंने तालाब वाली इस मूर्ति को और फिर दीवार पर उन वाक्यों को नहीं देखा। मृत्यु उद्धार लाएगी और उद्धार मृत्यु लाएगा। लेकिन ये वाक्य गलत है। सही वाक्य होना चाहिए उद्धार मृत्यु लाएगा और मृत्यु उद्धार लाएगी। जो उद्धार चाहता है वो मृत्यु लाएगा, यानी एक बलिदान, और वो बलिदान उस व्यक्ति का उद्धार करेगा जो उद्धार चाहता है या जो बलिदान करता है। अगर मुझे डार्क रूइंस को पार करने की शर्तों के बारे में पता नहीं होता तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। इस महिला को भी ऐसा ही लगा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बलिदान कहाँ करना है। उसने सोचा होगा कि गार्डियन को बलिदान दिया जाना चाहिए। या मैं बस ज़्यादा सोच रहा हूँ और ये सब मेरी बेतहाशा कल्पना थी और ये सही जगह नहीं थी। जैकोब ने स्थिर अचल मूर्ति को देखते हुए सोचा। हालांकि उसे 90% यकीन था कि उसने सही किया है, लेकिन ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि ये सच है या नहीं। भले ही वो ट्रायल पार करने की शर्तें जानता था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। अगर ये ब्लड फ्लावर वाला पादरी नहीं था तो उसे अभी भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, जिसका मतलब था उस गार्डियन से अकेले लड़ना, जिससे लिविया डरती थी। फिर भी जैकोब को पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उसने वही किया जो उसे सही लगा, वरना उसे शायद दोबारा ऐसा मौका कभी न मिलता। कम से कम अगर ये विफल रहा तो उसे पता चल जाएगा कि ये ब्लड फ्लावर वाला पादरी था और एक संभावित लक्ष्य को खारिज कर देगा और लिविया से छुटकारा पा लेगा, जो किसी बिंदु पर दुश्मन बन सकती थी या नहीं, कौन जानता है। हालांकि जब तालाब का खूनी पानी कांपने लगा और बुलबुले उठने लगे जैसे वो उबल रहा हो, तो जैकोब को पता चल गया कि आखिरकार वो गलत नहीं था। जैकोब ने जल्दी से अपनी जैकेट और आसपास पड़े हथियारों को उठाया, जिसमें लिविया के हथियार भी शामिल थे। इस वक्त तालाब से लाल धुआं उठने लगा और जैकोब ने जो देखा उसने अगले ही पल उसे चकित कर दिया। खूनी तालाब का पानी अचानक कंकाल की मूर्ति की ओर रेंगने लगा और धीरे धीरे उसे लाल तरल से ढकने लगा। पूरा तालाब सूख गया, क्योंकि पादरी का कंकाल अब लाल रंग में रंग गया था और आश्चर्यजनक रूप से लिविया का शरीर तालाब से गायब हो गया था। एक हड्डी तक नहीं बची थी। रंबल रंबल, पूरे तहखाने में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं और ज़मीन ऐसे कांपने लगी जैसे नरक टूटने वाला हो। जैकोब इससे चकरा गया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि अगर ये जगह ढह गई तो वो इसके साथ दफन हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या जिसने एक शर्त पार की उसे मरना था? जैकोब को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ललजकल ललजकल। इस वक्त आसपास अजीब खौफनाक चीखें गूंजने लगीं, जिससे किसी का भी खून जम जाए। इससे पहले कि जैकोब समझ पाता कि क्या हो रहा है, खून से सना पादरी का कंकाल हिंसक रूप से हिलने लगा और अगले ही पल वो अचानक लाल रेत में ढह गया। लेकिन जैकोब की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि ठीक वहीं एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जहां पहले कंकाल खड़ा था, और इसका आकार कंकाल के समान ही था। जैकोब को यकीन नहीं था कि लिविया ने पहले इस कंकाल को नष्ट करने की कोशिश नहीं की होगी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उस शर्त के पूरा होने के बाद ही प्रकट हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के जैकोब आगे बढ़ा। वो इस डरावनी जगह से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके कदम अचानक रुक गए जब उसने पादरी के कंकाल द्वारा पीछे छोड़ी गई लाल रेत के भीतर कुछ देखा। ये वो लाल फूल था जिसे पादरी का कंकाल पकड़े हुए था। ये पूरी तरह से साबुत था। जैकोब को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये काम आ सकता है या इसका कोई और उपयोग हो सकता है। इसलिए उसने जल्दी से उस लाल फूल को उठाया, पेंडेंट में रखा और छोटे रास्ते में प्रवेश कर गया। हालांकि जैकोब को ये नहीं पता था कि उसकी इस हरकत ने पूरे डार्क रूइंस को हिंसक रूप से हिलाकर रख दिया था। डार्क रूइंस में कहीं एक खंडहर हो चुका काला महल था और अचानक उसमें एक कंपन दौड़ गया, जिससे वो लगभग पूरी तरह से ढहने के कगार पर पहुंच गया। इस महल में जमीन के बहुत नीचे घने काले अंधकार के भीतर भूतिया नीली ज्वालाएं धधक रही थीं। एक खौफनाक आवाज अचानक जोर से हंसी। ही, किसी ने अभी अभी एक बेड़ी तोड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि किंग आखिरकार अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं? ही।
समय आ गया है, हाँ। ये खौफनाक हंसी इस अंधेरे में पागलों की तरह गूंज उठी, जबकि वे दोनों ज्वालाएं और भी ज्यादा चमकने लगीं। डार्क रूइंस के किसी और जगह पर, जो कंकालों और ज़ॉम्बीज के समुद्र से भरा था, इस अविश्वसनीय शक्ति का केंद्र एक ऊंचा मंच था। शीर्ष पर लाल क्रिस्टल वाला एक गहरा काला स्टाफ पकड़े हुए एक गहरे रंग की आकृति इस मंच पर हड्डियों के सिंहासन पर बैठी थी। जब कंपन शुरू हुआ तो सिंहासन से एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे मेटल आपस में खुरच रही हो। ब्रोकन शैकल, यानी टूटी हुई बेड़ी। कितनी हिम्मत, हाउ बोल्ड। उसने अचानक गुस्से में अपने स्टाफ को नीचे मारा और एक शक्तिशाली शॉकवेव उभरी, जिससे भारी संख्या में कंकालों और ज़ॉम्बीज के परखच्चे उड़ गए। वो दहाड़ा, चूंकि हमारे शिकार चालबाजियां चाहते हैं तो उन्हें शिकारियों का धैर्य दिखाने दो। विजय शुरू करो। हड्डियों की खौफनाक चीखें और विलाप गूंज उठे, जैसे डार्क बींग्स का समुद्र आगे बढ़ने लगा, जबकि डार्क रूइंस की देखभाल करने वाली शक्तिशाली हस्तियां बेचैन होने लगी। जिस आदमी ने यह सब किया था वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था। जैकोब को नहीं पता था कि ट्रायल की हर शर्त पूरी होने के बाद ऐसी घटनाएं घटेंगी। उसने बस यही सोचा कि यह सब केवल तहखानों में हो रहा है। जैसे ही वो अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ा, जैकोब की स्टार वॉच अचानक कांप गई, जिससे वो चौंक गया। जब उसने किसी अज्ञात स्रोत से अगला मैसेज देखा तो उसने भवें सिकोड़ी और उसे खोला। आपको पादरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसका क्या मतलब है? क्या ये इस बात का सबूत है कि मैंने 3 शर्तों में से एक को पार कर लिया है? क्या होगा अगर कोई और बाकी 2 शर्तों को पार कर ले? विजेता और हारने वाला कौन होगा? उस कमबख्त किताब ने बहुत सारी खामियां छोड़ दी हैं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि आगे बढ़ता रहूं और उम्मीद करूं कि ऐसी स्थिति न आए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि कौन सी शर्तें लागू हैं। इसलिए जब तक मेरी किस्मत बहुत खराब ना हो, मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए जैकोब ने गंभीरता से सोचा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे लगा कि आधे घंटे चलने के बाद वो ऊपर की ओर जा रहा है। जैकोब ने आखिरकार एक छोटे से छेद से रोशनी की एक किरण देखी। जैकब को आखिरकार एक छोटे से छेद से रोशनी की एक किरण दिखाई दी और प्रत्याशा से चमकती आंखों के साथ वो जल्दी से उसके पास पहुंचा। भूकंप पहले ही शांत हो चुका था और शायद उसके साथ वो तहखाने की भूल भुलैया भी। जैसे ही वो प्रकाश के उस छोटे से छेद के पास पहुंचा, जैकब की इंद्रियां अपने चरम पर थीं। उसने छेद की दूसरी ओर देखने की कोशिश की और जब उसने दूसरी तरफ का नज़ारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि वो दूसरी तरफ का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहा था, लेकिन जैकब पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि वहां एक हल्की रहस्यमयी रोशनी के नीचे एक पुरानी धूल भरी पत्थर की किताबों की अलमारी थी। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से कुछ और नहीं देख सकता था, लेकिन उसे कोई हलचल भी सुनाई नहीं दी। एक किताबों की अलमारी, ये आखिर कौन सी जगह है? जैकब ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उसने कुछ देर तक वहां का मुआयना करने का फैसला किया। दूसरी तरफ का रास्ता एक दीवार से अवरुद्ध था और यदि वो इसे तोड़ता है तो भारी हंगामा हो सकता है। इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि जब वो दीवार तोड़े तो उस पर घात लगाकर हमला करने वाला कोई ना हो। कुछ देर बाद जब जैकब को कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया तो उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। पलक झपकते ही उसकी छोटी तलवार उसके हाथ में आ गई और उसने उसे सीधे छेद में घुसा दिया। वो इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए बड़ा करना चाहता था। दीवार मुलायम पत्थर की बनी थी। ब्लेड आसानी से उसके आर पार हो गया और जैकब अंततः देख सका कि दूसरी तरफ क्या था। ये 5 घन मीटर का एक पत्थर का कमरा था। छोटी पत्थर की अलमारी के अलावा वहां एक पत्थर का बिस्तर था, भूमिगत तहखाने की तरह जलती एक जादुई मशाल और बाईं ओर एक पत्थर का दरवाजा था। इसके अलावा और कुछ नहीं। चूंकि वहां कोई नहीं था, जैकब ने अब और इंतजार नहीं किया और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारकर एक ऐसा छेद कर दिया जो उसके उस गुप्त मार्ग से बाहर निकलने के लिए काफी था। हालांकि जैकब पत्थर के दरवाजे की जांच करने की जल्दी में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके कदम पहले अलमारी की ओर बढ़े। किताबों की अलमारी पर धूल की एक मोटी परत जमा हो गई थी। उसमें 5 किताबें रखी थीं। जैकब ने एक किताब उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ वो राख में बदल गई। धूल में बदलने के लिए ये किताबें यहाँ कितने सालों से पड़ी हैं? जैकब ने भौं सिकोड़ी और दूसरी किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसके हल्के से स्पर्श से टूटकर बिखर गई। हालांकि तीसरी किताब नहीं टूटी, जिससे जैकब की आंखें उम्मीद से चमक उठी, क्योंकि यही बात इस किताब को सड़ने वाली किताबों से अलग बनाती थी। उसने पुरानी किताब उठाई और धूल साफ करने के बाद देखा कि उस पर एक ग्रे रंग का फटा हुआ कवर था। वो 2 सेंटीमीटर मोटी थी और उस पर लिखी हुई लिखावट अभी भी पढ़ने लायक थी। लेकिन जब जैकब ने देखा कि लिखावट भूमिगत तहखानों के समान रून प्रकार की थी तो उसने निराशा से भौं सिकोड़ ली। ये रून भाषा थी। इस जगह को छोड़ने के बाद मुझे रून भाषा सीखनी ही होगी, जैकब ने किताब को दूर रखते हुए सोचा और इन डार्क रूइन से निकलने के बाद इसे समझने का फैसला किया। फिर उसने अंतिम 2 किताबों को आजमाया।
चौथी किताब भी धूल में बदल गई, लेकिन आखिरी किताब बच गई। इस बात ने उसे रोमांचित कर दिया, क्योंकि इन किताबों में कुछ अकल्पनीय ज्ञान छिपा हो सकता था। विशेष रूप से रून भाषा वाली किताब, जो लीविया के अनुसार जादी में इस्तेमाल होने वाली प्राचीन भाषा थी। जब जैकब ने धूल साफ की तो उसने पाया कि दूसरी सही सलामत किताब वास्तव में किसी जानवर की खाल से बना मुड़ा हुआ चर्म पत्र था। जब जैकब ने इसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, क्योंकि उस पर अजीब प्रतीकों के साथ एक बेहद जटिल डिजाइन बना हुआ था। रिचुअल एरी फॉर्मेशन। हालांकि इस डिजाइन में इस्तेमाल किए गए प्रतीक रून भाषा से है, लेकिन ये इम्मोटिका के भीतर मौजूद अनुष्ठान सरणी के बिल्कुल समान लग रहा था। जैकब ने खुशी से झूमते हुए एक सटीक अनुमान लगाया और चर्म पत्र को संभाल कर रख लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इस खौफनाक जगह पर अनुष्ठान सरणी गठन जैसा कुछ मिलेगा, या फिर ये पहली शर्त को पार करने का एक भव्य इनाम था। जो भी मामला हो, जैकब बेहद खुश था कि वो यहाँ आया, और अब वो पूरे परीक्षण को पार करने के लिए पहले से अधिक दृढ़ संकल्पित था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उस पत्थर के कमरे में कुछ और छिपा नहीं है, वो अंततः पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा, और कुछ बल का उपयोग करने के बाद वो दरवाजा भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें करते हुए खिसक गया। सामने जो आया उसने जैकब को पूरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि दरवाजा एक वेदी पर रखी 2 मीटर लंबी आधी टूटी हुई मूर्ति के ठीक पीछे खुला। जैसे ही जैकब ने सतर्कता वाले कमरा छोड़ा, उसने देखा कि वहां एक विशाल लेकिन टूटा हुआ हॉल है, जिसमें घास फूस और मलबा भरा हुआ है। फिर उसने उस टूटी हुई मूर्ति को स्पष्ट रूप से देखा। इसके डिजाइन और कंकाल जैसे पैरों से उसने तुरंत इस मूर्ति और भूमिगत प्रीस्ट स्केलेटन स्टैचू के बीच भयानक समानता देखी। क्या ये प्रीस्ट स्केलेटन का मंदिर है? जैकब ने गंभीरता से भौएं सिकोड़ते हुए अनुमान लगाया, क्योंकि अगर वो भूमिगत प्रकट नहीं हुआ होता तो वो कभी नहीं जान पाता कि ये वही जगह है जिसकी वो तलाश कर रहा था, वो भी केवल इन मलबों और इस आधी टूटी हुई मूर्ति के सहारे। फिर भी वो बहुत अधिक चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे इन डार्क रूइंस में आए केवल एक ही दिन हुआ था, और उसने 3 शर्तों में से एक को पार कर लिया था। एक ऐसा कारनामा जो लगभग 400 सालों से कोई नहीं कर पाया था। इसके बाद जैकब ने उस गुप्त कमरे को बंद कर दिया, क्योंकि अगर उसे कभी इसकी जरूरत थी तो ये छिपने के लिए एक आदर्श जगह थी। उसने इसे धूल से ढक दिया और फिर इसके सामने बची हुई मूर्ति को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे कमरा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और ऐसा दिखने लगा जैसे ये शुरू से ही ऐसा था। जैकब ने फिर अपने निशानों को मिटाते हुए उस बिला दरवाजे वाले मंदिर को छोड़ दिया। जब वो बाहर आया तो वो भौचक्या है गया, क्योंकि उसके सामने हर तरह की खंडहर बिल्डिंगें थीं, आकाश पूरी तरह से स्याह काला था और टूटी हुई पत्थर की सड़कें जादुई मशालों की रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रही थीं। तो डार्क रूइंस असल में एक पूरा शहर है, जैकब ने आश्चर्य से छोटे मंदिर के पीछे देखते हुए सोचा, जो इन इमारतों के बीच इकलौती साबुत जगह थी। अपनी दोनों तलवारों को मजबूती से पकड़े हुए वो दक्षिण की ओर सड़क पर चल पड़ा। वो जगह पूरी तरह से घनघोर अंधेरे से भरी हुई थी। वो बहुत आगे तक स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, और केवल उन मशालों की धीमी रोशनी ही उसका एकमात्र सहारा थी। हालांकि जैकब ने केवल 3 सड़कें ही पार की थीं जब उसने सैकड़ों कदमों की भयानक आहट सुनी। चौंक कर वो तुरंत एक टूटे हुए पत्थर के घर में छिप गया और अपनी उपस्थिति को यथासंभव छिपाने की कोशिश करने लगा। जल्द ही वो कदम करीब आ गए और स्पष्ट रूप से उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो जहां भी जा रहे थे उधर ही बढ़ते रहे। जैकब ने टूटी हुई दीवार से झांक कर देखा और उसका दिल बुरी तरह उछल पड़ा जब उसने देखा कि सैकड़ों कंकाल सैनिक एक साथ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो इन मरे हुए यानी अनडेड मॉन्स्टर्स के बारे में लगभग भूल ही गया था। जैकब ने अपना मुंह चिढ़ाते हुए उन कंकालों के गुजरने का इंतजार किया। उनके जाने में अधिक समय नहीं लगा और उस क्षेत्र में फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हालांकि अब जैकब ने लापरवाही से एक भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो अंतिम 2 शर्तों और उनके संभावित स्थान के बारे में गहराई से सोचने लगा। पहली शर्त थी, राजा की गरिमा को नष्ट करो। दूसरी शर्त थी, कन्या को आशा दो। और तीसरी शर्त थी, रक्त के फूल वाले पुजारी को उसके आंसुओं को रक्त से रंगकर बचाओ। चूंकि अंतिम बाधा बिल्कुल सटीक है, इसलिए मुझे सबसे आसान की तलाश करनी चाहिए जिसका कोई मतलब हो। राजा की गरिमा को नष्ट करना समझना सबसे आसान है। एक राजा की गरिमा या तो उसका राज्य होता है या उसका पद, इसलिए मुझे एक महल या किले की तलाश करनी चाहिए जहां कोई राजा रहता हो। जहां तक कन्या को आशा देने का सवाल है, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इसका क्या मतलब है। बस ये तीसरी शर्त की तरह ही पेचीदा है। जैकब ने निराशा से एक भारी आह भरी। यद्यपि वो परीक्षण को पार करने की शर्तें जानता था, लेकिन ये शर्तें उलझी हुई पहेलियों से कम नहीं थीं। वो ये सोचकर हैरान था कि हायर प्लेन्स के परीक्षण कितने खौफनाक होंगे, जबकि इस रेयर प्लेन्स का परीक्षण ही इतना जानलेवा था। हालांकि उसकी विचार प्रक्रिया तब अचानक टूट गई जब उसने फिर से कदमों की आहट सुनी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बार इनकी संख्या पहले से भी कहीं अधिक थी। इस नरक जैसी जगह पर आखिर कितने डार्क बींग्स हैं? जैकब का दिल दहल गया जब वो चुपचाप उन करीब आ रहे मॉन्स्टर्स की जासूसी कर रहा था। इस बार यहाँ कंकाल नहीं बल्कि सड़ी हुई स्किन वाले ज़ॉम्बीज थे। उनकी आकृतियां बेहद खौफनाक थीं और उनके बिना होठ वाले मुंह से हरा जहरीला लाल टपक रहा था। उनकी चाल बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, बल्कि वो कंकालों से भी तेज चल रहे थे।
ये टॉक्सिक ज़ॉम्बीज़ थे। डार्क बीइंग्स की इस प्रजाति से कंकालों की तुलना में उनके जहरीलेपनों के कारण और भी अधिक खौफ खाया जाता था। सभी हाई लेवल ज़ॉम्बीज़ वास्तव में लाइलाज थे, क्योंकि रेयर प्लेन्स में उनके घातक जहर का इलाज बनाने के लिए संसाधन ही मौजूद नहीं थे। इसके अलावा हाई लेवल ज़ॉम्बीज़ किसी को भी लो लेवल ज़ॉम्बीज़ में बदल सकते थे, जिससे वे उनके ऐसे गुलाम बन जाते थे जो आंख मूंदकर उनका अनुसरण करते हैं। वे डार्क बीइंग्स के सबसे बड़े तुरुप के हिक्कों में से एक थे। हालांकि डरने के बजाय जैकब की आंखें हत्या के खूंखार इरादे से धधब उठी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के बारे में एक और शानदार बात थी। उनमें से 80% के पास मैजिकल कोर्स होते हैं। यदि वो एक एक करके इन ज़ॉम्बीज़ पर घात लगा सके तो वो कुछ बेहद आवश्यक मैजिकल कोर्स इकट्ठे कर सकता है। फ्रीडम प्लेन्स को छोड़ने का उसका एकमात्र उद्देश्य मैजिकल कोर्स इकट्ठे करना था, और उसका ये लक्ष्य स्थान बदलने के बाद भी नहीं बदला था। भले ही वो अपने पैसों से उच्च स्तरीय मैजिकल कोर खरीद सकता था, लेकिन फिर भी उसे निम्न स्तरीय वाले इकट्ठे करने थे, और यदि वो इन कोर्स को अपने दम पर यहाँ से इकट्ठे कर सकता है तो उसे अपने ZC को किसी और महत्वपूर्ण चीज़ के लिए बचाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंततः केवल असाधारण कंकालों के पास मैजिकल कोर्स होते हैं, और अभी जैकब के लिए उनका शिकार करना आसान नहीं था। लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ अलग थे। जब तक वो पूरी भीड़ को सतर्क नहीं करता, वो आसानी से एक एक करके उनका शिकार कर सकता था। उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने का मन बनाने के बाद जैकब ने पल भर की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपने पहले शिकार की तलाश में जुट गया। जब ज़ॉम्बीज़ की पूरी खौफनाक भीड़ जैकब के छिपने की जगह से गुजर गई और पीछे कोई और ज़ॉम्बी नहीं बचा, तो अपनी दोनों तलवारें मजबूती से थामे जैकब दबे पांव उस भीड़ के बिल्कुल अंत में चल रहे ज़ॉम्बी की ओर सरका। वे ज़ॉम्बीज़ स्पष्ट रूप से अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह बेखबर होकर कहीं जा रहे थे। जैकब की तलवार उस ज़ॉम्बी की सड़ी हुई गर्दन के ठीक पीछे बिजली की तरह चमकी, जिससे उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दब गई। इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी कोई बेतरतीब आवाज़ निकालकर कुछ ही फीट आगे चल रहे दूसरे ज़ॉम्बी को सतर्क कर पाता, जैकब ने उसे बेध दिया और उस ज़ॉम्बी का शरीर रहस्यमयी तरीके से जैकब के पेंडेंट में गायब हो गया। जैकब वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुका, और उन ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी भनक लगने से पहले ही वो तुरंत सबसे करीबी इमारत में छिप गया। फिर उसने उस ज़ॉम्बी को बाहर निकाला। वो अभी भी जीवित था, लेकिन पूरी तरह से असहाय था, क्योंकि उसका मुंह जैकब के ब्लेड से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उसने संघर्ष करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैकब मौत से भी ज़्यादा फुर्तीला था। अपने दूसरे ब्लेड के एक ही झटके से उसने ज़ॉम्बी के सिर को बीच से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। ज़ॉम्बी का जादुई कोर हमेशा उनके सिर के भीतर मृत ज्वाला के बीच छिपा होता है। जैकब ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेहद सटीकता से वार किया था, ताकि अगर कोई जादुई कोर हो तो उसे खरोच तक ना आए। हालांकि उसे नहीं पता था कि कोई जादुई कोर उसके ब्लेड के घातक प्रहार को सह सकता है या नहीं, लेकिन वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ा था, ताकि कोर नष्ट ना हो। जैसे ही ज़ॉम्बी का सिर 2 हिस्सों में बटा, वो तुरंत मर गया। जैकब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें फटी हुई खोपड़ी और उसके भीतर मौजूद काले दिमाग पर टिक गईं। वहां बीच में एक नीली मृत ज्वाला टिमटिमा रही थी, जो कुछ ही पलों में बुझ गई। जैकब ने निराशा से भौहें सिकोड़ी, क्योंकि मृत ज्वाला के बुझने के बाद वहां केवल एक खाली गड्ढा बचा था, जिसका मतलब था कि ये ज़ॉम्बी कोरलेस था। इसलिए उसने अपनी तलवारें उठाईं और खामोशी से भीड़ के अंत में मौजूद अगले ज़ॉम्बी की ओर बढ़ गया। वे सभी खंडहर इमारतें जैकब को छिपने और ज़ॉम्बीज़ को कुचलने के लिए एक शानदार जगह दे रही थीं, और उसने एक एक करके उनका शिकार करना शुरू कर दिया। उन ज़ॉम्बीज़ के पास किसी बुद्धिमान प्रजाति की तरह कोई मजबूत इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए जैकब द्वारा अपनी तलवार से उन्हें बेधने और सदमा देने के बाद वे सभी आसानी से इन्फिनिटी पेंडेंट में खींचे जा रहे थे। इस तरह 4 ज़ॉम्बीज़ का शिकार करने के बाद भी उसे एक भी जादुई कोर नहीं मिला। अब बारी उसके 5वें ज़ॉम्बी की थी, और पहले की ही तरह उसने उसके सिर को 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन इस बार मृत ज्वाला थोड़ी चमकीली थी, और जब वो बुझी तो वहां एक चमकता हुआ पन्ना दिखाई दिया, एक अर्थ कोर। जैकब की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लेकिन फिर उसने इसे सहजता से रख लिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही 1 स्टार अर्थ एलिमेंट का मैजिक कोर मौजूद था। फिर भी इस सफलता ने उसे उम्मीद से भर दिया, क्योंकि बाहर 300 से भी अधिक ज़ॉम्बीज़ थे, और वे अपने आसपास किसी भी चीज़ पर ध्यान दिए बिना डार्क रूइंस के पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। इससे जैकब का आत्मविश्वास और बढ़ गया, और उसने एक साथ 2-2 ज़ॉम्बीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया। 7 और ज़ॉम्बीज़ को मौत के घाट उतारने के बाद अंततः उसे एक लाल रंग का जादुई कोर मिला, एक 1 स्टार फायर एलिमेंट कोर। अब उसे केवल विंड टाइप जादुई कोर की आवश्यकता थी, जिसका रंग ग्रे होना चाहिए था। इसलिए वो बेखबर ज़ॉम्बीज़ को और भी ज़्यादा जुनून के साथ मारने लगा।
आधे दिन तक लगातार शिकार करने के बाद जब उसने अपने 68वें ज़ॉम्बी को मारा, जो अन्य ज़ॉम्बीज़ की तुलना में ज़्यादा हट्टा-कट्टा था और जिसकी सड़ी हुई स्किन पर अजीबो-गरीब निशान थे, तो उसे आखिरकार एक विंड कोर मिल गया। लेकिन वो तब बुरी तरह हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस क्रिस्टल जैसे कोर के भीतर 2 चमकते हुए सफ़ेद बिंदु थे। जैकब तुरंत समझ गया कि ये 1 स्टार नहीं, बल्कि 2 स्टार विंड कोर था। जादुई कोर के भीतर मौजूद चमकते हुए सफ़ेद बिंदुओं से उनकी रैंक को आसानी से पहचाना जा सकता था। एक शुरुआती 1 स्टार जादुई कोर में कोई सफ़ेद बिंदु नहीं होता, जबकि एक पूरी तरह से विकसित 1 स्टार जादुई कोर जो 2 स्टार रैंक में प्रवेश करने के कगार पर होता है, में एक चमकता हुआ सफ़ेद बिंदु होता है। जब एक जादुई कोर 2 स्टार के शुरुआती रैंक तक पहुंचता है, तो उसके भीतर एक और चमकता हुआ सफ़ेद बिंदु उभर आता है, और 9 स्टार मैजिक कोर में ऐसे 9 सफ़ेद बिंदु होते हैं। इन चमकते हुए सफ़ेद बिंदुओं को स्टार्स कहा जाता था, इसलिए उन्हें 1 से 9 तक स्टार रैंक में बांटा गया था। जैकब ने उस मरे हुए ज़ॉम्बी को फिर से देखा। उसकी गर्दन के चारों ओर धुंधले निशान थे। उसने विचार किया, क्या ये एक उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी है? इसकी ताकत टियर 7 या टियर 8 के आसपास होनी चाहिए। डार्क बींग्स का वर्गीकरण काफ़ी अस्पष्ट था, केवल उन कंकालों का ही पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ज़ॉम्बीज़ का गहराई से वर्णन नहीं किया गया था। जैकब ने उस ज़ॉम्बी को गहराई से देखा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि उसकी गर्दन के चारों ओर उन धुंधली रेखाओं को छोड़कर वो बिल्कुल उन अन्य ज़ॉम्बीज़ जैसा ही दिख रहा था जिन्हें उसने मारा था। लेकिन वो अब और शिकार करने के लिए बाहर नहीं गया, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ पर घात लगाने के बाद वो काफ़ी थक गया था। चूंकि ये जगह मरे हुए जीवों से भरी हुई थी, उसे फिर से मौका मिल ही जाएगा। जैकब का लक्ष्य 3 स्टार तक के हर एक तत्व के जादुई कोर इकट्ठे करना था, क्योंकि 4 स्टार जादुई कोर असाधारण टीयर्स की श्रेणी में आते थे। इसके साथ ही वो दूसरी और तीसरी शर्त के सुराग भी तलाशेगा। अब उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि ये जगह काफ़ी विशाल थी और उसे यहाँ आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे, इसलिए उसने हड़बड़ी नहीं की। दिन भर के काम को ख़त्म मानकर जैकब ने एक क्षतिग्रस्त इमारत मिली जिसमें एक सुरक्षित तहखाना था, और वो अपने पेंडेंट में जमा कच्चा मांस खाने लगा। जबकि जैकब आराम कर रहा था, बचा हुआ ज़ॉम्बी झुंड 3 घंटे चलने के बाद एक प्लाजा में पहुंचा, जहां और भी अधिक संख्या में ज़ॉम्बीज़, कंकाल सैनिक और योद्धा इकट्ठे हो रहे थे। इस प्लाजा के केंद्र में एक टूटे हुए ऊंचे खंभे के ऊपर 10 डार्क बींग्स खड़े थे। उनमें से 5 पूरी तरह से हथियारों से लैस कंकाल थे, जो ढाल और तलवारें या भाले पकड़े हुए थे। वे स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स थे, और वे सभी असाधारण टीयर के थे। जबकि अन्य 5 सफ़ेद आंखों वाले पीले रंग के ज़ॉम्बी थे, लेकिन उनकी स्किन पूरी तरह से सड़ी हुई नहीं थी और उनकी गर्दन के चारों ओर काले टैटू जैसे निशान थे। इन ज़ॉम्बीज़ को सेन ज़ॉम्बीज़ कहा जाता था। वे भी डार्क बींग्स के असाधारण टीयर के थे और स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स की तरह ही अत्यधिक बुद्धिमान थे। सेन ज़ॉम्बी भीड़ को नियंत्रित कर सकते थे और अपने विशेष जहर से और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी बना सकते थे यदि 1 घंटे के भीतर इलाज न लिया जाए तो। यही कारण है कि सेन ज़ॉम्बीज़ स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स की तुलना में और भी खौफनाक अस्तित्व थे, क्योंकि वे अपने शिकार को ज़ॉम्बी गुलामों में बदल देते थे, जो मौत से भी कहीं बदतर था। इस मौके पर 10 असाधारण रैंक वाले डार्क बींग्स ने अपने मुंह खोले, जिससे एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ पैदा हुई, और उनके सामने खड़े डार्क बींग्स का विशाल समुद्र बिल्कुल स्थिर और मौन हो गया। फिर उन 10 ने कुछ अजीब किया। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और उन सभी निम्न स्तरीय डार्क बींग्स ने भी उनके नक्शे कदमों का अनुसरण किया। तभी शांत प्लाजा के भीतर पावरफुल कदमों की आहट और ज़मीन पर किसी नुकीली चीज़ के टकराने की गूंज उठी। जल्द ही लिबादा पहने हुए एक रहस्यमयी प्रतिमा उस टूटे हुए खंभे के ऊपर आ गई। उसके हाथ में एक गहरा काला स्टाफ था, जिसके शीर्ष पर एक लाल रंग का ऑर्ब जड़ा हुआ था। स्टाफ पकड़े उस लिबादा पहने हुए व्यक्ति की अजीब भाषा में एक भयानक आवाज़ गूंजी, मेरे बच्चों, मैं तुम सभी को यहाँ बुला रहा हूँ, क्योंकि अब कयामत के विजय अभियान को शुरू करने का समय आ गया है। हमने उन शिकारों को बहुत ज़्यादा छूट दे दी है, लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है और छुपकर एक बेड़ी तोड़ने का दुस्साहस कर बैठे हैं। तो ठीक है, चूंकि वे हमारे धैर्य का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना अंत चाहते हैं, तो हम खुशी खुशी उनकी ये इच्छा पूरी करेंगे। राजा अपनी सेना के साथ 3 दिन में यहाँ पहुँचेंगे और हम हर एक आखिरी शिकार का शिकार करने से पहले बची हुई सभी बेड़ियों को तोड़ देंगे। ये सुनते ही वे सभी डार्क बींग्स बेचैन हो गए और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे। हालांकि ठीक उसी क्षण आसपास के इलाकों में अत्यधिक क्रोध से भरी हुई एक भारी आवाज़ उसी भाषा में गूंजी, लिच मिनिस्टर,
क्या तुम सच में ग्रेस ट्रीटी को तोड़कर अन्य बेड़ियों को भी नष्ट करना और उच्च प्राणियों के क्रोध को निमंत्रण देना चाहते हो? लिच मिनिस्टर बेहद खौफनाक तरीके से जोर जोर से हंसने लगा और अपने स्टाफ को खंभे पर दे मारा, जिससे विनाशकारी शॉक वेव्स पैदा हुईं। उसने जानलेवा इरादे से गुस्से में जवाब दिया, सेकंड फ्रीडम लॉर्ड, ये तुम लोग हो जिसने ग्रेस ट्रीटी को तोड़ा है, और अब तुम इसका इल्जाम हम पर लगा रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं जो तुम्हारे एक और बेड़ी को नष्ट करके उच्च पद का दावा करने से पहले और इंतजार करेंगे? दूसरे फ्रीडम लॉर्ड की क्रोधित आवाज भी फटकार लगाते हुए गूंजी, लिच मिनिस्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ फ्रीडम प्लेन्स का कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि तुम मुश्किल से ही किसी को यहाँ से बाहर जाने या यहाँ रुकने देते हो। तुम सचमुच इस जगह पर कब्जा जमाए बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने पुराना उच्च पद जीत लिया था तो तुम हम पर धौंस जमा सकते हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम एक और बेड़ी को तोड़ने की कोशिश करके तो देखो, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये पूरा मैदान हमेशा के लिए तबाह हो जाए। वो आवाज़ असीमित क्रोध से भरी हुई थी और आसपास के इलाके में गूंज रही थी। इसके पीछे का आभास भी और भी भयानक था, जो लिच मिनिस्टर से किसी भी मायने में कम नहीं था। हालांकि लिच मिनिस्टर पीछे नहीं हटा और ठंडी क्रूरता से दहाड़ा, तो फिर मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम इस पूरे मैदान को कैसे तबाह कर सकते हो। मेरे राजा 3 दिन में यहाँ होंगे। मुझे देखने दो कि क्या तुम लोग उसके बाद भी अपनी गंदी चालें चल पाते हो। बची हुई बेड़ियों से छुटकारा पाने के बाद मेरे राजा हर किसी को हमारा गुलाम बना देंगे। एक बार फिर से हा 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 हा। चारों शक्तियों में लाइट नेशन फ्रीडम प्लेन्स में सबसे मजबूत था और इसने यहाँ के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। ये भूमि हमेशा जीवन और शांति से भरी रहती थी। हालांकि आज हमेशा शांत रहने वाला लाइट नेशन गतिविधियों से खचाखच भरा हुआ था। हर जगह सैनिकों की टुकड़ियां ऐसे इकट्ठा हो रही थीं जैसे कोई भयानक युद्ध सिर पर आ गया हो। वैली ऑफ लाइट पूरे फ्रीडम प्लेन्स में सबसे रहस्यमयी जगह थी और ये लाइट नेशन का दिल थी, क्योंकि ये जगह कभी भी अंधेरे में नहीं डूबती थी। रात में भी कोई रहस्यमयी शक्ति इसे दिन की तरह ही रोशन रखती थी। उसी वैली ऑफ लाइट के ठीक बीचों बीच स्थित एक गगनचुंबी इमारत के अंदर एक विशाल कमरे में 1.9 मीटर लंबा सुनहरा लबादा पहने एक व्यक्ति बड़ी मॉनिटर स्क्रीन्स के सामने खड़ा था। एक के बाद एक स्क्रीन्स रोशन होने लगीं और उन पर ऐसी आकृतियां उभरने लगीं जिनमें एक बात बिल्कुल समान थी। उन सभी के चेहरों पर खौफ और गहरी उदासी छाई हुई थी। सामने की 3 स्क्रीन्स को छोड़कर, जिन पर स्पष्ट तस्वीर के बजाय केवल धुंधली आकृतियां ही दिखाई दे रही थी। सुनहरे लबादे वाले उस व्यक्ति ने उन 3 धुंधली स्क्रीन्स के सामने सिर झुकाया और भारी कांपती आवाज में कहा, शक्तिशाली लॉर्ड्स, कृपया हमारी रक्षा करें। अन्य दिखाई दे रही आकृतियों ने भी सुनहरे लबादे वाले की तरह ही किया और उन सभी ने सिर झुकाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, शक्तिशाली लॉर्ड्स, कृपया हमारी मदद करें। सबसे पहले हमें ये बताओ कि डार्क रूइंस की बेड़ी किसने तोड़ी? एक धुंधले नीले प्रोजेक्शन से किसी भी भावना से रहित एक सुरीली आवाज गूंज उठी। एक एक करके उन्होंने जवाब देना शुरू किया और डार्क रूइंस के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से पूरी तरह इनकार कर दिया। सुनहली लबादे वाले व्यक्ति ने सबसे अंत में बोलना शुरू किया, लाइट नेशन से कोई भी उन डार्क वुडलैंड्स में नहीं गया है। कम से कम ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं जो अकेले उस बेड़ी को खोज कर तोड़ सके, खासकर तब जब लिच मिनिस्टर सैकड़ों वर्षों से उस जगह की रखवाली कर रहा है और बेड़ी से जुड़ा कोई भी सुराग उन डार्क बीइंग्स की भारी सुरक्षा में है। अगर उस क्षमता का कोई व्यक्ति उस जगह में प्रवेश करता जो बेड़ी और उसे तोड़ने का तरीका खोज सकता था, तो सेकंड फ्रीडम लॉर्ड कार्रवाई करने वाले पहले व्यक्ति होते। ये स्पष्ट है कि वे दुर्भावनापूर्ण लाशें हमारे फ्रीडम प्लेन्स को नष्ट करना चाहती हैं और अकेले इस रेयर प्लेन्स पर राज करना चाहती हैं। सभी ने सुनहरे लबादे वाले व्यक्ति की बात से सहमति जताई, लेकिन इस बार धुंधली लाल स्क्रीन से अधिकार से भरी एक भारी आवाज़ गूंजी। वो बेड़ी उनकी तरफ से नहीं तोड़ी गई थी और हमने इसकी पहले ही पुष्टि कर ली है। बेड़ी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तोड़ी गई है जिसके पास लाइफ सिग्नल है और इसके कारण लाइफ फैक्शन की तरफ से संधि अपने आप टूट गई है। अब रेयर प्लेन्स का डेड फैक्शन पूरी तरह से न्याय संगत रूप से हमला कर सकता है और हम इस बार हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अन्यथा ये हमारे पक्ष को भी प्रभावित करेगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि यहाँ से किसी को भी रेयर प्लेन्स में हस्तक्षेप करने से रोकें। अब तुम लोग अपने हाल पर हो।
वो आवाज़ अंत में इतनी ठंडी और क्रूर थी कि उसे सुनने वाले हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन हम लिच किंग का मुकाबला नहीं कर सकते, सुनहरे लबादे वाली आकृति ने गिड़गिड़ाते हुए भारी स्वर में कहा। कृपया आप हमें इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते। तुम लोग इसके लिए केवल खुद को ही दोष दे सकते हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थी नियमों के साथ प्रतिभाओं को दबाते रहे हो और अगर वे महत्वाकांक्षी दिखाते हैं तो उन्हें मार डालते हो। चूंकि तुम्हारे चारों फ्रीडम लॉर्ड्स को किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं था और इसके बजाय तुम दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना पसंद करते थे, तो इस भयंकर भूल के लिए तुम केवल खुद को ही दोष दे सकते हो। इस बार हमसे किसी भी मदद की उम्मीद मत करना। मैंने तुम्हारी अक्षमता को बहुत बर्दाश्त किया। यदि तुम लोग इस समस्या का समाधान नहीं करते हो तो नाइटमेयर नाइट लीजेंड्स का रेयर प्लेन से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। ग्रे स्क्रीन से अत्यधिक क्रोध से भरी एक गरजती हुई आवाज़ आई जिसने दूसरों के चेहरों की बची खुची रंगत भी उड़ा दी। आज से लेकर उस दिन तक जब तक तुम इस समस्या का समाधान नहीं कर लेते, रेयर प्लेन्स के नाइटमेयर नाइट लीजन के साथ सभी संपर्क पूरी तरह से काट दिए जाएंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या प्रतिक्रिया दे पाता, दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति ने कनेक्शन काट दिया और वो स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ गई। स्पष्ट स्क्रीन पर मौजूद हर एक व्यक्ति का दिल घोर निराशा से भर गया और सुनहरे लबादे वाला वो व्यक्ति फर्श पर गिर पड़ा। उसकी उखड़ी हुई भारी सांसों की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। तभी वो भारी लाल स्क्रीन वाली आवाज़ फिर से गूंजी। तुम लोगों को इसका अंदाज़ा बहुत पहले लग जाना चाहिए था। जैसा कि चेयरमैन ने कहा, तुम्हारे चारों फ्रीडम लॉर्ड्स ने हमें पूरा हिस्सा नहीं सौंपा और इससे रेयर प्लेन्स की तकनीकी प्रगति रसातल में चली गई और तुम्हारे इसी स्वार्थ के परिणाम स्वरूप अब किसी ने पहले ही वो भयानक नुकसान कर दिया है। यदि तुमने हमारा पूरा समर्थन लिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। एल्केमी गिल्ड भी रेयर प्लेन्स की सभी शाखाओं के साथ अपने सभी संपर्क तब तक समाप्त कर देगा जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती। और इसके साथ ही उसकी स्क्रीन भी काली पड़ गई। 3 हेजेमनी में से एक और ने उन्हें लावारिस छोड़ दिया था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके पास बोलने की ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। वे सभी फ्रीडम प्लेन्स के घमंडी और अलग थलग रहने वाले नेता थे, लेकिन आज वे उस लाचारी को महसूस कर रहे थे जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। वे अतीत में इतने अहंकारी थे कि उन्होंने कभी इन तीनों शक्तियों के सामने सिर नहीं झुकाया था, ये विश्वास करते हुए कि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। लेकिन अब वे अंततः समझ गए थे कि उनका वो फैसला कितना हास्यास्पद था। तभी उस महिला की भावहीन आवाज़ फिर से गूंजी। मैं तुम्हें उन दोनों चेयरमैनों की तरह दोष नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपने बैंक के हितों को सबसे ऊपर रखूंगी, इसलिए ज़ोडिएक टॉरस बैंक भी ऐसा ही करेगा। लेकिन जाते जाते मैं तुम लोगों को एक सलाह ज़रूर दूंगी। चूंकि लाइफ फैक्शन द्वारा एक बेड़ी पहले ही तोड़ दी गई है, तो तुम लोग कोशिश करो कि दूसरी बेड़ियों को भी खोजकर तोड़ दो। रेयर प्लेन्स में कुल 3 या 5 बेड़ियां ही होंगी। अगर वे 3 हैं तो तुम्हें बस एक और तोड़नी है और तुम एक विजेता के रूप में अपने अधिकार के साथ अगले 1000 वर्षों की शांति वापस खरीद सकते हो। और अगर वे 5 हैं तो बची हुई 2 बेड़ियों को डेड फैक्शन के हाथों से छीन लो। यही एकमात्र रास्ता है। डार्क रूइंस में जाकर उनसे लड़ो, ये उस स्थिति से कहीं बेहतर है जब वे खुलेआम पूरे रेयर प्लेन्स पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। चूंकि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेड़ी इतनी जल्दी तोड़ दी गई है, इसका मतलब ये भी है कि इस बार का परीक्षण आसान है, तो तुम्हारे पास केवल 10 से 20 साल है। और इसके साथ ही उस महिला की स्क्रीन भी गायब हो गई। पूरे कमरे में एक खौफनाक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ठीक उसी क्षण एक लोमड़ी के सिर वाले ओर्क ने अचानक चुप्पी तोड़ी। किलर स्कल सोसाइटी रेयर प्लेन्स की मदद करने के लिए सहमत हो गई है। हर किसी की निगाहें अविश्वास से उस व्यक्ति की ओर घूम गई। सुनहरे लबादे वाले व्यक्ति ने अचानक कांपना शुरू कर दिया। उसने स्क्रीन की ओर देखते हुए अपनी भारी आवाज में पूछा, तुमने उनसे हाथ मिला लिया? लोमड़ी के चेहरे वाले ओर्क ने एक गहरी आह भरी और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने इस मीटिंग से पहले ही इम्पॉर्टेंट ग्रेस 34 से संपर्क कर लिया था, क्योंकि मैं तैयार था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं उसे इस कॉन्फ्रेंस चैनल में ला सकता हूं। आइस नेशन के उपमंत्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने महज एक अनुमान के आधार पर पूरे फ्रीडम प्लेन्स के दुश्मन से संपर्क कर लिया, एक कल्पित बौने ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय पूरे फ्रीडम प्लेन्स का असली दुश्मन कौन है। हालांकि वे लोग हमेशा हमारा विरोध करते हैं, लेकिन अगर डार्क बीइंग सफल हो गए
और इस बात की 80% संभावना है कि वे सफल होंगे, तो मैं लाचार भेड़ बनने के बजाय उन पतितों के साथ काम करना पसंद करूंगा। लोमड़ी के चेहरे वाले ओर्क ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर किसी को डार्क बीइंग्स के खुलेआम घूमने के खौफनाक परिणामों का अंदाजा था। वे भूले नहीं थे कि जब रेयर प्लेन्स का परीक्षण पहली बार पूरा हुआ था तो क्या मंजर था। उनके पूर्वजों ने उस समय को अंधकार से भरा युग बताया था। अफसोस, अब उससे भी बदतर समय आ रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वे गुप्त इतिहास की किताबों में वर्णित उन खौफनाक चीजों का अनुभव कभी नहीं करना चाहते थे। सुनहरे लबादे वाले व्यक्ति ने अंततः कहा, ठीक है, उसे अंदर आने दो। उसकी आवाज लाचारी से भरी थी, और बाकी लोग भी केवल अपना मुंह बंद रख सकते थे, क्योंकि वे भी हर हाल में जिंदा रहना चाहते थे। यदि उन्हें डार्क रूइंस में डार्क बीइंग से लड़ने का कोई भी मौका चाहिए था, तो उन्हें सबसे पहले अपने आंतरिक झगड़ों को खत्म करना होगा और हर संभव मदद जुटानी होगी। ठीक उसी क्षण एक और स्क्रीन रोशन हुई। उस पर एक सुनहरा मुखौटा पहने एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जबकि उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से काला था। उसके मुखौटे के पीछे से केवल उसकी काली आंखें ही चमकती हुई दिखाई दे रही थीं, जिनमें गहरा मजाक और उपहास भरा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 था। आह, इतने सारे बड़े बड़े चेहरे, मुझे कहना ही होगा कि मैं सचमुच अभिभूत हूँ। इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 की मजाक उड़ाती हुई आवाज़ गूंजी, क्योंकि वे उन ऊंची और शक्तिशाली हस्तियों को देख रहा था जो हमेशा उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन आज वे उसकी मदद मांगने के लिए मजबूर थे। कम से कम शब्दों में कहा जाए तो वे अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था। मुझे अपने फैसले पर पछताने के लिए मजबूर मत करो, बस अपनी शर्तें बताओ और अपनी हदें मत पार करो, वरना मैं उन डार्क बीइंग से लड़ना ज्यादा पसंद करूंगा। सुनहरे लबादे वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उसका पूरा हाव भाव उस व्यक्ति से बिल्कुल बदल चुका था, जो 1 मिनट पहले एक कमजोर बूढ़े आदमी की तरह घुटनों पर गिर पड़ा था। इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर लाइट, मुझे कहना होगा कि मैं हमेशा आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपसे संपर्क करना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जैसे एक गिरे हुए इंसान से बात करने के लिए कभी सहमत नहीं होते, लेकिन देखिए, आज हम यहाँ आमने सामने हैं, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि उन ऊंची और शक्तिशाली हेजिमनीज ने तुम्हें लावारिस छोड़ दिया है। बस उसे बाहर निकाल फेंको, हमें उसके जैसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। निक्सन, जो एक स्क्रीन से ये सब देख रहा था, ने ठीक उसी पल ठंडे स्वर में कहा। तीनों हेजिमनीज का हर ईस्टर सिटी स्तर का प्रमुख आज की इस बैठक का हिस्सा था, जिसमें निक्सन जैसे स्थायी सदस्य भी शामिल थे। ये समस्या स्वाभाविक रूप से उनके जैसे स्थायी सदस्यों को भी शामिल करती थी, क्योंकि वे डार्क वाइल्डलैंड्स और स्टार ओशन को पार किए बिना फ्रीडम प्लेन से भाग नहीं सकते थे। अब चूंकि तीनों सर्वोच्च शक्तियों ने अस्थायी रूप से उनसे नाता तोड़ लिया था, तो स्वाभाविक रूप से इसमें ये स्थायी सदस्य भी शामिल थे। इसके अलावा निक्सन अभी भी जेकब के अपहरण को लेकर बेहद गुस्से में था, और इस घटना का सबसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 ही था। इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 ने स्क्रीन पर निक्सन को ठंडी निगाहों से देखा और व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तो क्या ये हमारे फ्रीडम प्लेन्स का सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है? भला इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 जेकब के गायब होने के बारे में कैसे नहीं जानता था? लेकिन ईस्टर सिटी के नाइटमेयर नाइट लीजन द्वारा उनका शिकार किए जाने और बदनाम होने के बावजूद उसने उनकी गलतफहमी दूर करने की कोई जहमत नहीं उठाई, क्योंकि किलर्स कल सोसाइटी अभी भी फ्रीडम प्लेन से कहीं ज्यादा कष्टप्रद लोगों से निपट रही थी। जब भी वो जेकब के बारे में सोचता तो नफरत से उसके दांत किटकिटाने लगते थे। हालांकि अब जब उसे मौका मिल ही गया था, तो उसे निक्सन पर अपनी कुछ हताशा निकालने में कोई हर्ज नहीं लगा। वो किसी और से बेहतर जानता था कि फेसलेस एंशिएंट जेकब का उपनाम कहां से आया था, और वो आदमी जितना दिखता था उससे कहीं अधिक खतरनाक था। उसने ये बात बहुत ही कड़वे अनुभव से सीखी थी। उनकी वर्तमान दुर्दशा का कारण शायद वो था, और वो जेकब से बेहद नफरत करता था। लेकिन वो इस बात का खुलासा नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि फ्रीडम प्लेन्स भी जेकब के हाथों पीड़ित हों। इसके अलावा उनकी पिछली भयंकर भूल के बाद पूरी मानव जाति अनकॉमन रीजन से गायब हो गई थी और किसी तरह एपिक रीजन की सबसे प्रमुख शक्ति के क्षेत्र में दिखाई दी थी, जो इम्पोर्टेंट ग्रेस 34 की कल्पना से पूरी तरह परे था। लेकिन उसने अब उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया था कि ये सब फेसलेस एंशिएंट का किया धरा है और उसका कोई बहुत ही शक्तिशाली बैकग्राउंड है। इसलिए वो अभी भी एक जहरीले सांप की तरह बस छिपकर निगरानी कर रहा था। गुप्त रूप से वो अभी भी उस कमीने पर नजर रखे हुए था, क्योंकि जेकब के पास उस नरभक्षी शोध का डेटा भी था जो वे दशकों से कॉमन प्लेन्स में कर रहे थे। उसे इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि उनके सभी ठिकाने जलाकर राख कर दिए गए थे और वो जानता था कि केवल जेकब ही ऐसा कर सकता था। लेकिन फेसलेस एंशिएंट बहुत ही रहस्यमयी था और उसके कार्य और भी अजीब थे।
क्योंकि अगर वो सच में कोई बहुत बड़ा तोप था तो वो अभी भी फ्रीडम प्लेन्स में क्यों भटक रहा था? उसने गठबंधन क्यों ज्वाइन किया? और अगर वो किसी ऊंचे मैदान से था तो वो ऐसा कर ही कैसे सकता था? या फिर ये सब सिर्फ एक धोखा था और फायरफील्ड के साथ हुई घटना से फेसलेस एंशिएंट का कोई लेना देना नहीं था? इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेता वो हार नहीं मानने वाला था। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 को अभी केवल उस डेटा की परवाह थी क्योंकि वो डेटा किसी के भी समझने से कहीं अधिक कीमती था। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 की अपमानजनक आवाज सुनकर निक्सन के भीतर हत्या का इरादा जाग उठा। वो जेकब के गायब होने को लेकर पहले ही आग बबूला था और उन्हें अभी तक उस आदमी का एक सुराग भी नहीं मिला था। लेकिन एल्डर लाइट ने पहले बात काटी। किसी पुरानी दुश्मनी से कहीं अधिक अहम मुद्दे सामने थे। अगर तुमने सम्मेलन के किसी भी सदस्य की ओर उंगली उठाने की जरूरत की तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि स्कल ऑब्जर्वेशन लिस्ट के हर एक आखिरी सदस्य को मौत के घाट उतार दिया जाए और तीसरे फ्रीडम लॉर्ड खुद तुम लोगों का शिकार करने निकलेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 की आंखें खतरनाक चमक के साथ सिकुड़ गईं। वो जानता था कि यही एकमात्र मौका है जब वो किलर स्कल सोसाइटी के लिए कुछ ठोस जमीन हासिल कर सकता था। इसलिए उसे अपने गुस्से पर काबू रखना ही था। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। पहली बात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेयर वाइल्डनेस प्लेन्स में हमारा एक बेस है जो वाइल्ड नेशन के बहुत करीब और बेहद सुरक्षित तरीके से छुपा हुआ है। जब हमने एक बड़ी सेना को डार्क वाइल्डलांड्स की ओर मार्च करते देखा तभी मुझे समझ आया कि क्या चल रहा है, और गहरी छानबीन करने के बाद आज हम यहाँ हैं। इस खुलासे से बाकी सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास डार्क रूइंस से बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता है? एल्डर लाइट की आवाज में एक छुपा हुआ सदमा था। वे जानते थे कि डार्क बीइंग्स डार्क रूइंस और उसके दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार की कितनी गहराई से रखवाली कर रहे थे। वे बस ग्रेस पीरियड के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे बिना किसी चुनौती के डार्क रूइंस पर धावा बोल सकें। वे भी इसके लिए तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो कम बखत बेड़ी किसी ने तोड़ दी थी और अब वे बिना तैयारी के मुसीबत में फंस गए थे। इतने सालों के बाद भी दूसरी तरफ उनका केवल एक ही बेस था और वो वाइल्ड नेशन के आसपास भी नहीं था क्योंकि उन्हें डार्क बीइंग्स के द्वारा खोजे जाने का डर था। फिर भी किलर्स कल सोसाइटी के पास दूसरी तरफ सदस्य मौजूद थे जो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने किलर्स कल सोसाइटी को हमेशा कमतर आंका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कहीं अधिक दुर्जय थे। हालांकि ये उनकी ही गलती थी क्योंकि उन्होंने केवल 3 हेजमिनीज पर ध्यान दिया था और उस किलर्स कल सोसाइटी को नजरअंदाज कर दिया था जो इन्हीं 3 शक्तियों की चकाचौंध के पीछे छिपकर काम कर रही थी। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 धीरे से हंसा। बेशक, तो ये मेरी बातचीत की पहली शर्त है। हम डार्क बीइंग्स की सेनाओं के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेंगे। दूसरा, मैं आपकी सेना के साथ डार्क रूइंस में स्कल नंबर A5001 से A1000 तक भेजूंगा और वे सभी कम से कम बेसिक मेजेस होंगे, साथ ही A5000 रैंक से ऊपर के 1000 स्कल्स भी। तीसरा, किलर स्कल सोसाइटी एक ऐसा प्राचीन पोषण फॉर्मूला भी शेयर करेगी जो बिना किसी दुष्प्रभाव के किसी भी कॉमन टीयर 12 जीव को रेयर टीयर 1 में बदल सकता है। पूरे हॉल में एक बार फिर से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हर कोई फटे हुए जबड़े के साथ इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 की ओर घूर रहा था। एक गॉब्लिन महिला ने इस पर ठंडे स्वर में कहा, इंपॉर्टेंट ग्रेस 34, क्या तुम्हें लगता है कि इस कमरे में कोई भी पोषण एल्केमी नहीं जानता? ऐसा कोई पोषण नहीं है जिसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, खासकर ऐसा जो किसी सामान्य जीव को रेयर बना सके। सभी ने उस गॉब्लिन महिला की बात से सहमति जताई। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। मैं आपको एक नमूना भेजूंगा, सीनियर ग्रैंड मास्टर चाया, आप खुद इसके प्रभाव की जांच कर सकती हैं। एल्डर लाइट ने उत्तर दिया, बहुत खूब, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई पोषण है और सीनियर ग्रैंड मास्टर चाया के परीक्षण के बाद इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है तो हम तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन तुम बदले में क्या चाहते हो? इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 की आंखें खूंखार हो गईं और उसने मांग रखी, कुछ खास नहीं, बस मुझे स्कल किंगडम का 5वां फ्रीडम लॉर्ड बना दो जो फ्रीडम प्लेन्स की नई 5वीं शक्ति होगी। एल्डर लाइट ने इसे तुरंत कठोरता से खारिज कर दिया, असंभव, कुछ और मांगो। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 ने अपना सिर हिलाया, मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। आप लोग चारों फ्रीडम लॉर्ड्स के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे स्टार नेटवर्क पर एक आधिकारिक घोषणा और शेयर रजिस्टर चाहिए ताकि आप लोग बाद में कोई चाल ना चल सके। वादा किए गए इनाम मिलने के बाद ही मैं पोषण का फॉर्मूला रिवील करूंगा। मैं आज ही लाइट नेशन को सैंपल भेज दूंगा। और अंत में मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहूंगा कि अपना निर्णय जल्दी लें। लिच किंग डार्क रूइंस में 50,000 डार्क बीइंग्स ला रहा है। फ्रीडम प्लेन्स को आज़ाद रहने के लिए उनसे लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। मैं तो हमेशा छिपकर अपनी जान बचा सकता हूं, लेकिन आप लोग, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अपने जवाब के साथ मुझसे संपर्क करना। इस प्रस्ताव के मेज से हटने से पहले मैं आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 ने तुरंत कनेक्शन काट दिया। कमरे में एक उदासीपूर्ण सन्नाटा छा गया क्योंकि कोई भी बोलना नहीं चाहता था। इस बार इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया था और ऐसा कभी नहीं होता अगर उन 3 हेजमनीज ने उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा होता।
इसी क्षण लाचारी से भरी एक बेहद पुरानी और खुरदुरी आवाज कमरे में गूंजी। पोषण का परीक्षण करो और फॉर्मूले को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करो। हमें निराश मत करना। ये फ्रीडम प्लेन्स के हर जीवित व्यक्ति के अस्तित्व का सवाल है। परिणाम मिलने के बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे। तुम्हारे पास 6 दिन है। इसी बीच डार्क रूइंस में जेकब द्वारा डार्क रूइंस के परीक्षण की 3 शर्तों में से एक को पार किए हुए तीसरा दिन था। इस समय डार्क बींग सचमुच किसी आंट कॉलोनी की तरह इस जगह पर झुंड बना रहे थे। हर गली में कम से कम 10 या यहाँ तक कि 50 डार्क बींग्स एक साथ गश्ती कर रहे थे। कंकाल योद्धाओं और उन ज़ॉम्बीज जिनकी गर्दन के चारों ओर धुंधले निशान थे द्वारा इमारतों की गहन तलाशी ली जा रही थी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे पूरी जगह को किसी जीवित व्यक्ति से खाली करवाना चाहते थे। जेकब, जो पिछले 2 दिनों से ज़ॉम्बीज का शिकार कर रहा था, ने भी इस अजीब परिवर्तन को महसूस किया और इसने उसे एक बेहद मनहूस और डरावनी अनुभूति दी। इसके अलावा उसने देखा कि इस खंडहर शहर के मध्य क्षेत्र के आसपास उच्च स्तरीय डार्क बींग्स की भारी भीड़ जमा हो रही थी और वहां प्रवेश करना लगभग असंभव था। और तो और शहर के बिल्कुल किनारे पर किसी प्रकार का बैरियर था, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस जगह से निकलना तब तक असंभव था जब तक कि किसी के पास डार्क बींग्स के जैसा कोई गुप्त मार्ग ना हो। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो किसी शाही या राजा से जुड़ी किसी भी चीज के सुराग के लिए डार्क रूइंस को करीब से देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि वो मध्य क्षेत्र के जितना करीब जा रहा था, इमारतें उतनी ही बड़ी और सुरक्षित नजर आ रही थीं। कुछ टूटे हुए घरों और वहां रहने वालों के मलबे की जांच करने के बाद वो केवल ये अनुमान लगा सकता था कि ये शहर किसी राज्य की राजधानी होनी चाहिए, और अगर ऐसा था तो वहां एक महल या किला जरूर होना चाहिए। और मध्य क्षेत्र में उन सभी डार्क बींग्स की भारी भीड़ को देखने के बाद उसे 80% यकीन हो गया था कि वो जिसकी तलाश कर रहा है वो वही है। लेकिन सवाल ये था कि वो उन लाशों को बेवकूफ बनाकर वहां कैसे पहुंचे। इसलिए जेकब के दिमाग में एक बेहद खौफनाक और घिनौना लेकिन एकमात्र ऐसा विचार आया जो उसे मध्य क्षेत्र में ले जा सकता था। इस समय वो एक ज़ॉम्बी की सड़ी हुई त्वचा को घूर रहा था, जिसे उसने अभी अभी अपने चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उतारा था। भाड़ में जाए सब कुछ, जेकब ने गाली दी। अगले ही पल उसके कपड़े गायब हो गए, उसका गठीला शरीर नग्न हो गया और उसने खुद को एक ज़ॉम्बी के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि ये एक बिल्कुल नया अनुभव था, लेकिन अगर उसे विकल्प दिया जाता तो जेकब इसे दोबारा कभी नहीं करना चाहता था। अपनी त्वचा के ऊपर किसी मुर्दे की सड़ी हुई त्वचा पहनने मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे घिन आने लगी, खासकर तब जब उसने वो स्किन मास्क पहना। इसे और भी अधिक असली दिखाने के लिए उसने ज़ॉम्बी लेंसेज भी लगाए जो असली आंखों से बने थे। और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह महक रहा है, उसने फटी पुरानी पैंट पहन ली। अब वो अपनी गर्दन के चारों ओर निशान वाले बिल्कुल एक असली ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता या उसका खून नहीं बहता, तब तक कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ज़ॉम्बी की इस सड़ी हुई खाल के नीचे एक जीवित इंसान है। जब तक जेकब की किस्मत पूरी तरह से खराब नहीं होती और किसी डार्क बीइंग के पास आर पार देखने वाली आंखें नहीं होती, तब तक वो सुरक्षित रहेगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो सीधे मध्य क्षेत्र की ओर नहीं गया, बल्कि ज़ॉम्बीज़ के एक झुंड की तलाश करने लगा ताकि ये देख सके कि क्या वे उसे पहचान सकते हैं। हमेशा की तरह उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा और 21 ज़ॉम्बीज़ का एक समूह मिल गया जो सुध-बुध खोकर चल रहा था। उनके बीच कोई निशान वाला ज़ॉम्बी नहीं था। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, मानो वो भी किसी ट्रांस में हो। 3 ज़ॉम्बीज़ अचानक चौंके और उन्होंने जेकब की ओर अपने सिर घुमाए, लेकिन एक पल की नज़र डालने के बाद उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और चलते रहे। सफ़ेद लेंस के पीछे जेकब की आंखें राहत से चमक उठी। अब मैं सुरक्षित हूँ। अपना परीक्षण पूरा करने के बाद उसने उस समूह को छोड़ दिया और खंडहर शहर के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो मध्य क्षेत्र से केवल एक गली की दूरी पर था। आगे एक विशाल सड़क थी जो बड़ी संख्या में कंकालों और ज़ॉम्बीज़ से अवरुद्ध थी, जो बस वहाँ एक ट्रांस में खड़े थे। इसके अलावा इस सड़क के आसपास की इमारतें भी डार्क बीइंग से खचाखच भरी हुई थी। इसीलिए जेकब ने बिना पूरी तैयारी के उस क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं की। यदि कोई असाधारण जीव भी इस जगह की निगरानी कर रहा होगा और वो पकड़ा गया, तो वो वहां से कभी जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हुए और उसे जितना संभव हो उतना धीमा करते हुए जेकब धीरे धीरे मूर्तियों की तरह खड़े डार्क बीइंग्स की उस खौफनाक भीड़ की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही वे सभी मृत सफ़ेद आंखें और वे खाली खोखले आई सॉकेट्स जेकब की ओर घूम गए, जो हल्की रोशनी में उनकी ओर ही आ रहा था। जेकब को ठंडा पसीना आ गया क्योंकि वे सभी डार्क बीइंग्स उसे ही घूर रहे थे, लेकिन उसने अपनी शांति बनाए रखी। चूंकि उन्होंने उस पर सीधा हमला नहीं किया था, इसका मतलब था कि उसका भेष काम कर रहा था। जब जेकब उस भीड़ से केवल 1 मीटर की दूरी पर था तो उसकी इंद्रियां अपने चरम पर थीं।
जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होगी, वो पूरी गति से वहां से भाग निकलेगा। जैसे ही उसने भीड़ में प्रवेश किया, उसने उन स्थिर डार्क बींग्स को छूने से बचा और एक के बाद एक को पार करते हुए धीरे धीरे आगे खिसकने लगा। उस खौफनाक सन्नाटे में केवल जेकब के पदचिन्हों की आहट सुनी जा सकती थी, भले ही वो नंगे पैर था। जेकब को ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की एक पतली परत पर चल रहा हो और पल भर के लिए भी फिसला तो सीधे नर्क में गिर जाएगा। राहत की एकमात्र बात यह थी कि वे डार्क बींग्स एक दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखा रहे थे और बस किसी के आदेश के तहत वहां खड़े थे। शायद उन्हें केवल उन लोगों पर हमला करने का आदेश दिया गया था जो डार्क बींग्स नहीं थे, या फिर वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी ही प्रजाति का कोई उन्हें धोखा दे सकता है। या शायद कारण कुछ और ही था। कारण चाहे जो भी हो, जब तक जेकब पर हमला नहीं हो रहा था वो संतुष्ट था। हालांकि जब जेकब लगभग 1 घंटे तक चलता रहा और डार्क बींग्स की कतार खत्म ही नहीं हो रही थी, तो वो ये सोचकर हैरान हो गया कि आखिर इस जगह पर वे कितने थे। वे सचमुच अनंत लग रहे थे और वे हर कोने पर मौजूद थे। इसके अलावा इस जगह पर जीवन का नामो निशान नहीं था, जिससे जेकब डार्क बींग्स की अजीब हरकतों से और भी अधिक सावधान हो गया। ठीक उसी पल उसे अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने स्थान से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक टूटा हुआ ऊंचा खंभा देखा। उस खंभे पर हड्डियों का एक सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था, जिसके हाथ में एक गहरा काला स्टाफ था, जिसके शीर्ष पर एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल था। और सबसे भयानक बात, हड्डियों के उस सिंहासन के पीछे मूर्तियों की तरह 10 आकृतियां खड़ी थीं। इस घने अंधेरे में भी उस जगह को नज़रअंदाज करना मुश्किल था, क्योंकि उस खंबे के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी जो चमकती मैजिकल मशालों से जगमगा रही थी, और उस दीवार के ठीक पीछे एक विशाल महल की परछाई थी। हालांकि जेकब ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि खंबे पर मौजूद उन 11 आकृतियों ने उसे जिंदगा होने के बाद से अब तक का सबसे खतरनाक एहसास दिया, खासकर उस हड्डियों के सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति का। यहाँ तक कि वो आयरन जाइंट एल्बियो भी उनकी तुलना में फीका था। इसके अलावा कवच पहने हुए उन कंकालों को पहचानना मुश्किल नहीं था, और चूंकि वे इस व्यक्ति के पीछे खड़े थे, ये उस डार्क बींग की शक्ति और अधिकार का पर्याप्त प्रमाण था। ये किस तरह का बकवास टेस्ट है जहां आप बस भीड़ से पूरी जगह को भर सकते हैं और किसी को भी परीक्षण पास करने से रोक सकते हैं। जेकब को बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे आखिरकार वो मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन वो वहां जा नहीं सकता था। वो जानता था कि जैसे ही वो उस महल में प्रवेश करेगा, वो दूसरी शर्त को पार करने या उसके बारे में सुराग खोजने के एक कदम और करीब हो जाएगा। लेकिन अफसोस, वहां 5000 से अधिक डार्क बींग्स थे और वो 11 खौफनाक डार्क बींग्स इस जगह की रखवाली कर रहे थे। जिस पल उसने उन्हें सतर्क किया, उसकी मौत तय थी। हालांकि उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं और वे मूर्तियों की तरह स्थिर क्यों है। चाहे वो इसे किसी भी तरह से देखे, स्थिति बहुत ही अजीब थी, मानो किसी ने उसके सवालों को सुन लिया हो। हड्डियों के सिंहासन पर बैठी आकृति अचानक उठी और अपने स्टाफ को खंबे पर दे मारा, जिससे एक लाल रंग की शॉकवेव पैदा हुई। महान डार्क किंग के लिए रास्ता बनाओ। जेकब पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि उसने क्या कहा, लेकिन वो आवाज़ बेहद खौफनाक थी। लेकिन उसने एक बात गौर की, जैसे ही वो आवाज़ कम हुई, डार्क बींग्स मानो जिंदा हो गए और उनमें हलचल मचने लगी। जेकब का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद वे हजारों डार्क बींग्स हिलने लगे थे। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने ज़ॉम्बीज़ की हरकतों का बारीकी से पालन किया और वो जल्दी से उनकी भीड़ में मिल गया। कुछ ही पलों के भीतर खंबे तक जाने वाली वो पूरी अवरुद्ध सड़क साफ हो गई। जेकब की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस किया और वो समझ गया कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत इस ओर आ रही है। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली। वो जानता था कि डार्क बींग्स के बीच घुसपैठ करने का उसने सबसे खराब वक्त चुना था और अब वो बाघ की सवारी कर रहा था। जल्द ही घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज़ें स्पष्ट हो गई और जेकब की नज़र में हड्डियों से बनी एक बग्घी आई, जिसे 4 ज़ॉम्बी घोड़े खींच रहे थे। जेकब नहीं जानता था कि उस बग्घी के अंदर कौन था, लेकिन उस बग्घी से निकलने वाला गहरा दमनकारी आभास कोई मजाक नहीं था। यदि उसका दिमाग इतना मजबूत नहीं होता तो शायद वो बेहोशी हो जाता। उस बग्घी के ठीक पीछे लबादा पहने 2 घुड़सवार चल रहे थे और उनके पीछे स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स और सेन ज़ॉम्बीज थे, शायद दोनों 5-500। और उनके ठीक पीछे स्केलेटन वॉरियर्स और निशान वाले ज़ॉम्बीज की एक विशाल फौज थी। जेकब का खून सूख गया जब उसने उस बग्घी के पीछे मार्च करती हुई उस खौफनाक सेना को विशाल खाली सड़क को फिर से भरते देखा। वहां इतनी भीड़ थी कि वो 2 ज़ॉम्बीज के बीच सैंडविच बनने से बस 1 इंच दूर था। मुझे यहां से निकलना होगा। जेकब को लगा कि अभी या कभी भी उस जगह पर घुसपैठ करना आत्महत्या करने के बराबर था। ये सेना शायद चारों राष्ट्रों में से किसी एक को भी जमींदोस्त कर सकती थी और वो उन्हें चकमा देना चाहता था।
ये विचार ही हास्यास्पद था। हालांकि अभी यहाँ से निकलना कहने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि पूरा डार्क रुइंस डार्क बीइंग से खचाखच भरा हुआ था और छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। जेकब खामोशी से देखता रहा कि कैसे हड्डियों की बग्घी उस खंभे के सामने आकर रुकी और पीछे आ रहे घुड़सवार अपने ज़ॉम्बी घोड़ों से नीचे उतर आए। ठीक उसी क्षण लिच मिनिस्टर फिर से कुछ बोला। महाराज, आपके शाश्वत सेवक आपके आगमन का स्वागत करते हैं। जेकब अभी भी नहीं समझ पाया कि लिच मिनिस्टर ने क्या कहा, लेकिन जब उसने लिच मिनिस्टर और अन्य 10 असाधारण जीवों को बग्घी के सामने दंडवत होते देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिच मिनिस्टर के बाद अचानक सभी डार्क बीइंग्स अपने घुटनों के बल गिर पड़े और जेकब ने भी स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। वो जानता था कि हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। एक बेहद उच्च स्तरीय डार्क बीइंग अब इस मैदान में उतर चुका था। आखिर कौन है जो सभी डार्क बीइंग्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी जो 1 मिनट पहले तक उस सिंहासन पर इतराता हुआ बैठा था। मुझे मत बताना कि कोई राजा या डार्क बीइंग्स का सबसे बड़ा नेता उस बग्घी में है। डार्क बीइंग्स की भीड़ में पूरी तरह से छिपे हुए जेकब ने बग्घी की ओर कनखियों से देखा। तभी एक घुड़सवार आगे बढ़ा और उसने हड्डियों की बग्घी का दरवाजा खोल दिया और फिर एक 3 मीटर लंबा विशाल डार्क बीइंग हड्डियों की बग्घी से बाहर निकला। वो गहरे काले कवच से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी एक बेहद खौफनाक और डरावने आकार वाले काले हेलमेट के पीछे छिपा हुआ था। उसके कवच की कमर में म्यान में रखी एक काली तलवार थी, जिससे गहरी निराशा और मौत की अनुभूति हो रही थी। अचानक लिच किंग ने अपना कवच वाला पैर उठाया और जेकब की फटी हुई खौफजदा आंखों के सामने वो अपनी जगह से गायब हो गया, और उसके साथ वे दोनों घुड़सवार भी। जेकब को ज्यादा देर तक ढूंढना नहीं पड़ा। जब उसकी नजरें खंबे के शीर्ष पर पड़ी तो वे सदमे से फैल गईं। उसने देखा कि लिच किंग अब हड्डियों के सिंहासन पर विराजमान है और वे दोनों घुड़सवार सम्मानपूर्वक उसके दोनों ओर खड़े थे। वे इतने तेज थे कि जेकब की आंखें उनकी गति को पकड़ ही नहीं पाईं। ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है, जेकब ने निराशा से सोचा और तुरंत इस नर्क से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अभी एकमात्र सुरक्षित जगह वो कंकाल पुजारी का मंदिर ही हो सकता है, लेकिन मैं वहां हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। जिस पल मेरा राशन खत्म होगा, मैं भूख और प्यास से तड़प कर मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, लेकिन उस जगह पर इससे भी ज्यादा पहरा हो सकता है, और इतने सारे उच्च स्तरीय डार्क बीइंग्स की मौजूदगी में खुद को उजागर करना सीधे सीधे आत्महत्या होगी। इसके अलावा मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाहर निकलने का रास्ता है कहाँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और वे मेरे भेष के आर पार नहीं देख सकते, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे अपना अगला कदम उठाने से पहले इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि फ्रीडम प्लेन्स को डार्क रुइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और वे डार्क बीइंग्स की इतनी बड़ी हलचल को नजरअंदाज कर देंगे। जेकब ने इस पल खुद को पूरी तरह से शांत कर लिया और एक ज़ॉम्बी बने रहने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। ये शायद इतनी बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वो उनके बीच छिपकर दुश्मनों की हरकतों पर नजर रख सकता था। ये जगह जितनी खतरनाक थी उतनी ही सुरक्षित भी। जब तक वो किसी को उकसाता नहीं या उन असाधारण जीवों के करीब नहीं जाता, तब तक वो हजारों ज़ॉम्बीज में से ही एक माना जाएगा। एकमात्र समस्या ये थी कि वो उनकी भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच लिच किंग की प्रभावशाली और भारी आवाज गूंजी, उठो मेरे वफादार मंत्री। केवल लिच मिनिस्टर उठा, जबकि बाकी सभी उसी अवस्था में सिर झुकाए रहे। लिच मिनिस्टर ने बिना किसी अहंकार के सम्मानपूर्वक कहा, मेरे राजा, आपका सेवक अक्षम था। मैंने शिकारों को खुद को मूर्ख बनाने दिया और आपकी महिमा को कलंकित किया। कृपया मुझे दंड दें। डार्क बीइंग्स का पदानुक्रम काफी सरल था। वे सबसे ताकतवर का अनुसरण करते थे और जब तक कोई और शक्तिशाली आकर उस उपाधि का दावा नहीं करता, तब तक उन्हें कोई नहीं रोकता। इसके अलावा डार्क बीइंग जितना मजबूत होगा, उनके बीच उसकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। लिच किंग रेयर प्लेन्स में मौजूद सबसे शक्तिशाली डार्क बीइंग था, जिसने हजारों सालों तक वाइल्ड नेशन पर राज किया था। कई डार्क बीइंग्स ने उसकी स्थिति को चुनौती दी थी, लेकिन वे सभी उसके अधीन होकर रह गए, ठीक उसके सामने खड़े लिच मिनिस्टर की तरह। लिच किंग ने भावहीन स्वर में कहा, इस अभियान के बाद तुम्हें 100 साल के लिए आइस ग्राइंडर में भेज दिया जाएगा। लिच मिनिस्टर हल्का सा कांपा और सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए बोला, मैं अपने आप को साबित करूंगा। लिच किंग ने फिर ठंडे स्वर में पूछा, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस बात का कोई सुराग मिला कि दूसरी बेड़ी कहाँ है और पहली बेड़ी किसने या कहाँ तोड़ी? हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उस समय केवल दूसरा फ्रीडम लॉर्ड ही डार्क रुइंस में नियुक्त था और हम उन सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी नजर रख रहे थे जिन्हें हमने इन 400 सालों में खोजा था। तो ये सबसे अधिक संभावना दूसरे फ्रीडम लॉर्ड की ही है। चारों फ्रीडम लॉर्ड्स में से केवल वही इतना चालाक है जो ऐसा काम कर सके, या फिर ये महज एक इत्तेफाक था। लेकिन हम अभी भी टूटी हुई बेड़ी की जगह खोजने के लिए डार्क रुइंस की खाक छान रहे हैं। जहां तक बची हुई बेड़ियों का सवाल है, एक बेड़ी निश्चित रूप से मेरे राजा के पीछे मौजूद उस महल के अंदर है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जहां हम एक सुप्त भूमिगत कमरा खोजने में कामयाब रहे हैं,
और इस गुप्त कमरे में एक पहेली भी है, लिच मिनिस्टर ने खुलासा किया। मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ। ये वही पहेली है जिसे जोर से नहीं बोला जाना चाहिए, अन्यथा ये बोलने वाले की ही जान ले लेगी। और व्हाइट मिनिस्टर उस जगह की रखवाली कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोगों ने उस पहेली को सुलझाया या नहीं, लिच किंग ने शांति से सवाल किया। लिच मिनिस्टर कांपते हुए जवाब देता है, ये व्हाइट मिनिस्टर का कर्तव्य था, जबकि मैं बेड़ियों वाले अन्य स्थानों को खोजने का प्रभारी था। जैसा कि मेरे राजा पहले से जानते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि गलती से कोई सुराग नष्ट न हो जाए। इसलिए दूसरा स्थान खोजने में अभी भी कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कोई और तुमसे पहले वहां पहुंच गया ना? लिच किंग की आवाज में गहरा अंधकार भरा हुआ था। ये वास्तव में तुम्हारे सेवक का ही दोष है। लिच मिनिस्टर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। लिच किंग ने ठंडेपन से घोषणा की, मुझे अब सुराग खोजने की कोई परवाह नहीं है, बस इस पूरी जगह को नष्ट कर दो। दूसरी तरफ ने पहले ही एक बेड़ी तोड़ दी है, और अगर वे फिर से ऐसा करते हैं तो हम उच्च प्राणियों को क्रोधित कर देंगे। दूसरी तरफ भी यही बात सोच रही होगी। एक घिरे हुए आदमी को कम मत समझो। अगर वे किसी तरह अधिकार जीतने में कामयाब हो गए तो वे आसानी से अपने गुट पर शक्ति प्रतिबंध सीमा बढ़ा सकते हैं। और मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा परिदृश्य उत्पन्न होने पर क्या होगा, लिच किंग ने कठोरता से कहा। लिच मिनिस्टर ने घबराकर उत्तर दिया, मैं तुरंत खोज शुरू करूंगा। अच्छा है, हमें केवल पूरे डार्क रुइंस को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें दूसरी तरफ को 200 वर्षों तक इसे पूरा करने से भी रोकना होगा। जब तक 200 वर्षों के भीतर दूसरी बेड़ी नहीं टूटती, पुरानी बेड़ी रीसेट हो जाएगी और डार्क रुइंस भी। तब इस जगह को साफ करना आसान होगा, जहां उन प्राणियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लिच किंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, टियर 7 से ऊपर के सभी लोगों को महल के आसपास के क्षेत्र में ले जाओ और टियर 9 वाले अपनी जान की बाजी लगाकर बाहरी महल की रखवाली करेंगे। अंत में आधे असाधारण आंतरिक महल और गुप्त कमरे के आसपास के क्षेत्र में गश्त लगाएंगे। मैं व्हाइट मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ, ये देखने की उसने पहेली सुलझाई या नहीं। जब तक वे जिंदा हैं, किसी को भी महल के अंदर कदम नहीं रखना चाहिए। डार्क नाइट्स इस प्रवेश द्वार पर पहरा देंगे। फ्रीडम प्लेन्स शांत नहीं बैठेगा। वे दूसरी बेड़ी को खोजने के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू करेंगे। ये जगह उनका मुख्य लक्ष्य होगी। उन सभी को मार डालो, और अगर वे मूर्ख लॉर्ड्स दिखाई दें तो मुझे सतर्क करो। अपना अंतिम फैसला सुनाने के बाद लिच किंग उसी तरह गायब हो गया जैसे वो प्रकट हुआ था। जेकब, जो उन दोनों की हल्की फुसफुसाहट सुन रहा था, पूरी तरह से हैरान था, लेकिन उसके पास उन सभी ज़ॉम्बीज की तरह स्थिर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी मध्य लिच मिनिस्टर ने भीड़ की ओर देखकर जोर से एक अजीब आवाज निकाली और सभी डार्क बींग्स एक साथ खड़े हो गए। जेकब, जो असाधारण डार्क बींग्स की नई आई सेना से केवल 50 मीटर की दूरी पर था, को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन सभी निशान वाले ज़ॉम्बीज और वहां मौजूद हर दूसरे डार्क बींग ने एक सैनिक की तरह सीधा रुख कर लिया। हर कोई महल की ओर मुंह किए हुए था, जिसमें जेकब भी शामिल था। अचानक आधे असाधारण डार्क बींग्स महल की ओर चलने लगे और उनके ठीक पीछे निशान वाले ज़ॉम्बीज और कंकाल योद्धाओं की आधी सेना चलने लगी, और जेकब उन हजारों ज़ॉम्बीज के बीच फंस गया जो सीधे उस मौत के महल की ओर मार्च कर रहे थे। महल की ओर बढ़ते हुए जैकब पूरी तरह से स्तब्ध था। वो नहीं जानता था कि इतने सारे डार्क बींग्स को महल की ओर जाने का आदेश क्यों दिया गया है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि इसका संबंध उस डार्क आर्मर्ड खूंखार प्राणी से है जो सिंहासन से अचानक गायब हो गया था। फिर भी वो केवल आगे मार्च कर सकता था, क्योंकि खंबे पर मौजूद वे असाधारण डार्क बींग्स मार्च कर रहे डार्क बींग्स की ओर ही घूर रहे थे, खासकर वे 2 लबादा पहने हुए डार्क नाइट्स। जैकब कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकता था जिससे उसका भंडाफोड़ हो जाए। लेकिन अगर वो इसके सकारात्मक पहलू को देखे तो उसे अब महल के अंदर छिपकर घुसने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर उसने ये मौका गंवा दिया तो शायद उसे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हजारों डार्क बींग्स ने उस खंडहर महल के क्षेत्र में प्रवेश किया। असाधारण डार्क बींग्स ने निशान वाले ज़ॉम्बीज और कंकाल योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए उन्हें महल के फाटकों की ओर ले गए, और वे उस खंडहर महल में दाखिल हो गए। जैकब ने ध्यान दिया कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे डार्क बींग्स की संख्या कम होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें कम से कम 100 के समूह में कुछ निश्चित बिंदुओं पर रोका जा रहा था। तो वे मध्य क्षेत्र की तरह महल में भी पहरा लगा रहे हैं। जैकब ने अपनी भौहें से कोड़ते हुए उनका अनुसरण करना जारी रखा। इस क्षण वे एक विशाल दालान के अंदर से गुजर रहे थे, तभी उसके सामने वाले डार्क बींग्स अचानक रुक गए। जैकब तुरंत समझ गया कि ये वो जगह है जहां इस समूह को पहरा देना था। हालांकि असाधारण डार्क बींग्स को छोड़कर अभी भी 300 से अधिक डार्क बींग्स बचे हुए थे, इसलिए वो जानता था कि वे किसी गहरे क्षेत्र में जाकर रुकने वाले थे। चूंकि वो पहले ही इस बिंदु तक पहुंच चुका था, इसलिए वो इस जगह पर रुकना नहीं चाहता था जहां कोई दरवाज़ा या कुछ और भी नहीं था। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो वो महल के आंतरिक हिस्से पर पूरा ध्यान दे रहा था, और वो जानता था कि वे शायद अभी आंतरिक महल में या उसके बहुत करीब थे।
यदि वो इस जगह को पार करने का कोई भी मौका चाहता था तो उसे उस गहरे क्षेत्र की जांच करनी होगी जहां शाही परिवार या राजा को रहना चाहिए। इसलिए अपने दांत पीसते हुए जैकब आगे बढ़ा और उन सभी डार्क बींग्स को पार कर गया जो अब मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। उन्होंने उस पर कोई हमला नहीं किया और उसे जाने दिया। वो अंततः उस समूह से बच निकला और आगे बढ़ने वाले समूह का अनुसरण करने लगा, लेकिन उसने अपनी गति धीमी कर ली। चूंकि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ये उन्हें चकमा देने का एक शानदार अवसर था, जबकि उसके पास अभी भी मौका था। जैकब ये नहीं जानता था कि सेन ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स डार्क बींग्स को आदेश देने के लिए एक विशेष संकेत का उपयोग कर सकते थे, जिसे केवल एक रेयर लेवल का डार्क बींग ही सुन सकता था। वे डार्क बींग्स के एक समूह को विशिष्ट बिंदुओं पर रोकने के लिए उन संकेतों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जैकब डार्क बींग नहीं था, इसलिए वो उन संकेतों को महसूस नहीं कर सकता था। और ना ही उन असाधारण डार्क बींग्स ने सोचा था कि जैकब जैसा कोई जीवित इंसान उनकी सेना में मौजूद हो सकता है। जैकब की धड़कन और सांसें इतनी धीमी थीं कि वे असाधारण डार्क बींग्स भी उसे तब तक महसूस नहीं कर सकते थे जब तक कि वो उनके बहुत करीब ना आ जाए। जहाँ तक उन रेयर डार्क बींग्स की बात है, उनकी इंद्रियां इतनी विकसित नहीं थीं और उन्होंने जैकब को बस एक ऐसा ज़ॉम्बी समझ लिया था जिसके पास उनसे अलग आदेश थे। इसी तरह जैकब अभी भी बेदाग बच निकलने में कामयाब रहा था। जैकब धीरे धीरे तब तक चलता रहा जब तक कि वो पीछे और आगे के दोनों समूहों से पूरी तरह अलग नहीं हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे बिना किसी विशेष प्रयास के महल के इतने गहरे हिस्से में प्रवेश करने का ऐसा शानदार अवसर मिलेगा। अभी आधे घंटे पहले वो घोर निराशा महसूस कर रहा था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि चूंकि वो महल में है तो उसके पास इस पूरे परीक्षण को पार करने का अभी भी मौका है। इसी क्षण दालान के अंत में धूल की एक परत से ढका एक बंद दरवाज़ा उसकी नज़र में आया। जैकब धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और उसके सामने रुक गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उस पुराने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। उसकी राहत के लिए उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। उस शांत दालान में एक पुराने दरवाजे के खुलने की चरमराहट गूंजी, जिससे जैकब का दिल बैठ गया, लेकिन उसने उसे खोलना जारी रखा। जब दरवाज़ा इतना खुल गया कि वो अंदर जा सके तो वो जल्दी से अंदर खिसक गया और उसे बंद कर दिया। राहत की सांस लेते हुए जैकब ने चारों ओर देखा और पाया कि ये एक विशाल कमरा था, जिसमें एक टूटा हुआ स्टडी डेस्क और कुछ टूटी हुई किताबों की अलमारियां थीं और फर्श पर कई फटी हुई किताबें पड़ी थीं। ये एक बहुत बड़ी उथल-पुथल थी, मानो किसी ने पहले ही इस जगह की पूरी तरह से तलाशी ले ली हो। जैकब कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, वे डार्क बींग्स इस जगह को बिना जांचे कैसे छोड़ सकते थे? इसे देखकर तो यही लगता है कि उन डार्क बींग्स को यकीन था कि ये महल वो जगह है जहां टेस्ट की कोई शर्त छिपी है, और शायद उन्होंने उसे पहले ही खोज लिया हो। शायद वे असाधारण डार्क बींग्स और वो काले कवच वाला प्राणी उसी जगह की ओर जा रहे हों। अगर ऐसा है तो क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए? नहीं, मैं उन रेयर वालों को बेवकूफ़ बना सकता हूं, लेकिन वे असाधारण डार्क बींग्स तुरंत मेरा भंडा फोड़ कर देंगे। कमरे के चारों ओर देखते हुए जैकब गहरी सोच में पड़ गया। मैं इतना करीब हूं लेकिन बहुत दूर हूं, और फिर ये भाषा की समस्या। जैकब अब और भी अधिक झुंझलाहट महसूस कर रहा था कि उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी ताकत नहीं बल्कि भाषाओं का ज्ञान न होना था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसे इस बात का इतना पछतावा होगा। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वे फर्श पर पड़ी हुई किताबें फ्रीडम प्लेन्स की कॉमन भाषा में थीं। उसने एक नीले कवर वाली किताब उठाई जो सही सलामत लग रही थी और उसे खोला, लेकिन अफसोस, पन्ने पूरी तरह से सड़ चुके थे और उस पर लिखे शब्द पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक और किताब उठाई, क्योंकि ये फटी हुई किताबें मंदिर की किताबों की तरह धूल में बदले बिना अभी भी सही थीं। इसका मतलब था कि वे भी किसी विशेष सामग्री से बनी थीं। यद्यपि वो सामग्री उन 2 लेखों जितनी अच्छी नहीं थी जो उसे मंदिर में मिले थे, लेकिन वे इन किताबों को सही सलामत रखने के लिए काफ़ी अच्छी थीं। जबकि जैकब सुराग खोज रहा था, उससे कुछ 100 मीटर नीचे एक विशाल भूमिगत कमरा था जो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जहां लिविया ने उसे स्केलेटन प्रीस्ट के पास पहुंचाया था। हालांकि ये जगह उस स्केलेटन प्रीस्ट वाली जगह से 10 गुना बड़ी थी, और इस कमरे के केंद्र में एक विशाल पत्थर का सिंहासन था जिस पर पत्थर की एक मूर्ति विराजमान थी। इस पत्थर के सिंहासन के ठीक सामने एक और मूर्ति थी जो घुटनों के बल बैठी थी, लेकिन उसका सिर गायब था, इसलिए उसका रूप बताना मुश्किल था। पत्थर के सिंहासन के ठीक पीछे की दीवारों पर रून भाषा में शब्द उकेरे गए थे, जबकि बाएं, दाएं और छत पर भित्ति चित्र बने हुए थे। इसके अलावा पूरा फर्श हर तरह की किताबों और स्क्रॉल से भरा हुआ था। इस सिंहासन के ठीक सामने एक उगाथन और एक सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जा रही थी। तभी उस शांत कमरे में पत्थर से टकराते हुए मेटल जैसे भारी कदमों की आवाज़ गूंजी।
एक भित्ति चित्र के सामने हाथ में किताब लिए खड़ा लबादा पहने हुए वो शख्स कदमों की आहट सुनते ही अपनी धुन से बाहर आ गया और उसने अपना लबादा ढका हुआ सिर प्रवेश द्वार की ओर घुमाया और उस लबादे के नीचे दो भयानक नीली लपटें जल उठीं। ठीक उसी क्षण वो विशाल आर्मर्ड लिच किंग कमरे के अंदर कदम रख चुका था। लबादा पहने हुए वो शख्स हल्का सा कांपा और फिर अपनी जगह से गायब होकर सीधे लिच किंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आपका शाश्वत सेवक व्हाइट मिनिस्टर महाराज की सेवा में हाजिर है। उठो, लिच किंग ने कहा और भित्ति चित्रों का मुआयना करते हुए पत्थर के सिंहासन की ओर बढ़ गया। व्हाइट मिनिस्टर ने अपना सिर नीचा रखा और लिच किंग के पीछे पीछे चलने लगा। उसमें राजा की विचार प्रक्रिया को बाधित करने की हिम्मत नहीं थी। व्हाइट मिनिस्टर की हड्डी वाली उंगली अचानक नीली रोशनी में चमकी और फर्श पर बिखरी हुई किताबें जादुई तरीके से लिच किंग के रास्ते से उड़कर एक कोने में इकट्ठी होने लगी। लिच किंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। सिंहासन और बिना सिर वाली घुटनों के बल बैठी मूर्ति पर एक गहरी नजर डालने के बाद वो सिंहासन के पीछे गया और रून भाषा वाली दीवार को देखने लगा। लिच किंग डार्क रूइंस की स्थिति से पहले से ही काफी परिचित था, क्योंकि पूरे रेयर प्लेन्स पर राज करने के उसके विजय अभियान के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। जबकि दूसरी बार उसने रेयर विल्डरनेस प्लेन्स में जादुई जानवरों पर युद्ध छेड़ दिया था और डार्क बींग्स की ताकत बढ़ा दी थी। उस दीवार पर केवल एक ही वाक्य लिखा था और लिच किंग उसे आसानी से पढ़ सकता था, क्योंकि डार्क बींग्स रून और फिलोसोफर भाषा से अपरिचित नहीं थे। जीवित प्राणियों की तरह उच्च स्तर के मैदानों से ज्ञान प्राप्त करने के उनके अपने माध्यम थे। वाक्य में लिखा था, मेरा उद्धार राजा की गरिमा और प्रभु के आशीर्वाद के अधीन है। हालांकि उसने इस वाक्य को जोर से नहीं पढ़ा, क्योंकि अतीत में जिसने भी ऐसा किया था वो पल भर में धूल में बदल गया था और इस खौफनाक तथ्य को जानने के लिए डार्क बींग्स ने एक कीमती डार्क नाइट को खो दिया था। लिच किंग ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी, जबकि उसका चेहरा अभी भी उस वाक्य की ओर ही था। यहाँ की बेड़ी को कैसे तोड़ा जाए, इस पर कोई प्रगति हुई? व्हाइट मिनिस्टर ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, लिच मिनिस्टर द्वारा मुझे हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। मैं इस पहेली को सुलझाने के बहुत करीब हूँ। उत्तर इन भित्ति चित्रों में ही छिपा है। कृपया मेरे शोध पर एक नज़र डालें महाराज। अचानक एक काली किताब हवा में उड़ती हुई व्हाइट मिनिस्टर की ओर आई। हर फटी हुई किताब को खंगालने के बाद भी जेकब को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे वो समझ सके। ये किताबें रून या फिलोसोफर भाषा में भी नहीं थी, वे किसी बिल्कुल अलग ही भाषा में थी। लाचार होकर वो केवल हार मान सकता था और उसने एक दूसरा सीधा तरीका अपनाने का फैसला किया। महल के भीतर गहराई में प्रवेश करना, जहां वे डार्क बींग्स जा रहे थे। विशेष रूप से वे असाधारण डार्क बींग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डार्क बींग्स। हालांकि उसने अभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो भयानक आर्मर लीडर लिच किंग अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था, साथ ही बाहर मौजूद वे डार्क नाइट्स और लिच मिनिस्टर भी। अगर वो ऐसा करना चाहता था तो उसे बाहर वालों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ चाहिए था, ताकि वे व्यस्त रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना था कि लिच किंग महल में ना हो। इसलिए अभी के लिए उसने इसी कमरे में छिपे रहने और डार्क बींग्स के शांत होने का इंतजार करने की योजना बनाई, जिसके बाद ही वो अपनी जासूसी शुरू करेगा। उसके पास अभी भी इतना पर्याप्त भोजन और पानी था कि वो आधे साल या उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकता था, बशर्ते वो एक जगह स्थिर रहे और दिन में केवल एक बार ही थोड़ा सा खाना खाए। इस बीच वो अपनी जान खतरे में पड़ने की स्थिति के लिए कुछ तैयार करने वाला था और द्रव त्वरण को एक उच्च स्तर तक नियंत्रित करने का अभ्यास भी करने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि उसे इसकी सख्त आवश्यकता होगी। हालांकि ये जगह अभी भी खुली थी, लेकिन डार्क बींग्स हर तरफ से इस क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे और जब तक वे आदेश नहीं देते तब तक कोई भी यहाँ नहीं आएगा, और अगर वे आते भी हैं तो जेकब उनसे निपट सकता था, बशर्ते वे अकेले हों। 1 महीना बीत चुका था। लिच किंग ने 60,000 से अधिक डार्क बींग्स के साथ डार्क रूइंस के मध्य क्षेत्र में डेरा डाल दिया था। इसके अलावा डार्क बींग्स लगातार डार्क रूइंस की खाक छान रहे थे और पागलों की तरह किसी भी सही सलामत इमारत को नष्ट कर रहे थे, मानो वे पागलों की तरह किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो। इसी समय डार्क वुडलैंड्स एरिया 1 में, जो कि लाइट नेशन का मिलिट्री अड्डा था, एक विशाल हॉल में प्रभावशाली हस्तियां इकट्ठी थीं और हर किसी के चेहरे पर अत्यधिक गंभीर और तनावपूर्ण भाव थे। वहाँ कल्पित बौने, दिग्गज, बौने, कोबोल्ड्स, डेमी ह्यूमंस, ऑक्स और सभी बुद्धिमान प्रजातियों के उच्च अधिकारी इस महल में एकत्र हुए थे। अगर कोई और समय होता तो वे फ्रीडम प्लेन्स की सुरक्षा कभी नहीं छोड़ते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे या तो लड़ सकते थे या फिर डार्क बींग्स द्वारा फ्रीडम प्लेन्स की सुरक्षा खत्म करने के बाद नष्ट होने का इंतजार कर सकते थे। ये खबर फ्रीडम प्लेन्स की अज्ञानी आम जनता तक बहुत पहले ही फैल चुकी थी। वे सभी डार्क बींग्स और उनके द्वारा पैदा किए गए खौफनाक खतरे के बारे में जान चुके थे।
इससे भारी हड़कंप मच गया। शांति से अपना जीवन जी रहे उन सभी लोगों को यह एहसास हो गया था कि मरे हुए जीवों की एक खौफनाक ताकत उन्हें जड़ से मिटाना चाहती है। डार्क रूइंस का मामला भी अब कोई रहस्य नहीं रह गया था, क्योंकि अब इसे छिपाना बेमानी था। चारों शक्तियों ने एक बार जानबूझकर इस जानकारी को कड़े पहरे में रखने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि लोगों, विशेषकर नागरिकों को डार्क बींग्स की उपस्थिति के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं होगा, भले ही तीनों हेजेमनीज इसका उल्टा चाहती थी। लेकिन चारों फ्रीडम लॉर्ड्स इसके खिलाफ गए थे। लोग अपने जीवन में इतने अधिक आरामदायक हो चुके थे, विशेषकर वे जो उच्च पदों पर थे, कि इस खुलासे ने उन्हें सबसे तगड़ा झटका दिया था और अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि चारों शक्तियां तैयार थीं, उन्होंने जल्दी ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया और लोगों को ये बताकर उम्मीद दी कि उन्होंने पहले ही एक बेड़ी तोड़ दी है और जैसे ही वे दूसरी बेड़ी तोड़ेंगे वे और भी शानदार तरीके से जी सकेंगे। लेकिन बेड़ियों के 3 से अधिक होने का पूरा सच अभी तक उजागर नहीं किया गया था। इसने स्वाभाविक रूप से सभी को उम्मीद की एक किरण दी और उन्हें प्रेरित किया कि उन मरे हुए जीवों के खिलाफ उनके पास जीतने का मौका है। इसलिए अब फ्रीडम प्लेन्स में एक विशाल सेना की भर्ती चल रही थी, जिसे डार्क एनिहिलेशन आर्मी नाम दिया गया था। ये सेना डार्क रूइंस में लड़ने और अंतिम बेड़ी की खोज करने जा रही थी। फ्रीडम प्लेन्स पर मौजूद हर प्रजाति को अपनी पूरी सेना का 50% भेजना ही होगा, अन्यथा उन्हें डार्क वाइल्डलैंड्स में निर्वासित कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सेवानिवृत्त दिग्गजों को भी नहीं बख्शा गया और प्रमुख परिवारों के वे घमंडी रईस जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए और केवल अपने पूर्वजों की महिमा का आनंद लेते थे, उन्हें भी भाग लेना पड़ा। ये फरमान पूर्ण और अकाट्य था, क्योंकि इस पर 5 फ्रीडम लॉर्ड्स के हस्ताक्षर थे। हाँ, डार्क बींग्स और डार्क रूइंस के खुलासे के बाद शायद ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। ये खुलासा किया गया था कि 4 फ्रीडम लॉर्ड्स थे जो फ्रीडम प्लेन्स की 4 शक्तियों के सच्चे शासक थे, और अब एक 5वां फ्रीडम लॉर्ड और 5वीं शक्ति भी थी, किलर स्कल सोसाइटी का स्कल किंगडम, और 5वां लॉर्ड था ग्रेस फ्रीडम लॉर्ड। चारों शक्तियों के इस कदम से साफ पता चल रहा था कि वे कितने हताश और स्थिति कितनी गंभीर थी। अगर डार्क बींग्स का खौफनाक सच सामने नहीं आता तो ज़्यादातर लोग इतनी आसानी से किलर स्कल सोसाइटी को अपनी 5वीं शक्ति स्थापित करने देने के बजाय विद्रोह कर देते। लेकिन अब किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें हर संभव मदद की ज़रूरत थी। किलर स्कल सोसाइटी खाली हाथ नहीं आई थी। उन्होंने एक ऐसे शक्तिशाली पोषण को खुलासा किया था जो बिना किसी साइड इफेक्ट के पीक कॉमन टीयर एक्सपर्ट को रेयर टीयर बना सकता था, और इस तथ्य की चारों राष्ट्रों ने पुष्टि की थी। इससे किलर स्कल सोसाइटी को कई लोगों से प्रशंसा मिली और किसी ने उनका विरोध करने की कोशिश नहीं की। इस तरह 5वीं शक्ति प्रमुखता में आ गई। लेकिन ये घटना जल्द ही पीछे छूट गई, क्योंकि आज वो दिन था जब डार्क एनिहिलेशन आर्मी डार्क रूइंस की ओर कूच करने वाली थी, और वे डार्क वुडलैंड्स के इस तरफ छिपे हुए सभी डार्क बींग्स को सफाया भी शुरू करने वाले थे। अंततः इस सेना का नेता दूसरा फ्रीडम लॉर्ड, जिसे गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड कहा जाता था, और वो पारिवारिक रूप से डार्क बींग से लड़ने के लिए इस 1 लाख की विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला था। शांत हो जाओ, आर्मी लॉर्ड आ चुके हैं, एक सुंदर पन्ना कवच पहने एक आकर्षक गोल्डन एल्फ ने घोषणा की। पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई, क्योंकि उन्होंने उत्सुकता और श्रद्धा के साथ ऊंचे मंच की ओर देखा। 1 महीने पहले तक उनमें से कुछ को ये भी पता नहीं था कि फ्रीडम लॉर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन अब जब वे जान गए थे तो वे स्वाभाविक रूप से फ्रीडम प्लेन्स के इन रहस्यमयी लॉर्ड्स के बारे में उत्सुक थे। कदमों की आहट सुनाई दी और उत्कृष्ट सफ़ेद कवच पहने एक तमाम लंबा आदमी मंच पर आया। उसका चेहरा एक सफ़ेद मुखाटे के पीछे था, लेकिन उसकी नीली आंखें और लंबे सुनहरे बाल इस बात का प्रमाण थे कि वो एक एल्फ था। कई लोग हैरान थे, लेकिन प्रत्येक प्रजाति के पुराने सदस्य शांत थे, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि 4 फ्रीडम लॉर्ड्स, एक गोल्डन एल्फ, 2 आयरन जायंट और एक डेमी ह्यूमन थे। उनकी पहचान हमेशा रहस्यमयी थी, केवल उनकी प्रजाति ही ज्ञात थी। हालांकि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे विभिन्न प्रजातियों की कई आकृतियां आ रही थीं, जिन्होंने युद्ध के गियर पहने हुए थे और उनमें शिकारियों जैसी जंगली आभा और ठंडी आंखें थीं। अगर जेकब यहाँ होता तो वो उनके बीच में एक विशाल आकृति को तुरंत पहचान लेता। वो एल्बियो था। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के पीछे उन सभी खूंखार आकृतियों को देखकर कई लोगों के चेहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड मंच के बीच में रुक गया, जबकि वो सभी लोग उसके पीछे खड़े होकर नीचे भीड़ को ठंडी नज़रों से घूर रहे थे। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने अपनी शांत आवाज़ में बोलना शुरू किया। सभी को नमस्कार। मुझे हर किसी को इस भयानक शक्ति के खिलाफ एकजुट देखकर खुशी है। हम एक ऐसा युद्ध शुरू करने जा रहे हैं जिसे जीतने की हमारी संभावना केवल 20% है।
मैं ये बात आपसे नहीं छिपाऊंगा। डार्क बींग्स खौफनाक अस्तित्व है, विशेषकर वे असाधारण वाले। और उन डार्क बींग्स की तो बात ही छोड़ दें जिनके पास मंत्री और शूरवीर का दर्जा है। इन डार्क बींग्स को उनके डेड फ्लेम कोर्स को नष्ट किए बिना नहीं मारा जा सकता। जब तक उनके आसपास अन्य डार्क बींग्स मौजूद हैं, वे उनकी मृत लपटों को सोख कर ठीक हो सकते हैं, या फिर वे सीधे लाइफ क्रिस्टल से जीवन शक्ति को सोख सकते हैं, जिन्हें वे हमारे जैसे जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति को परिष्कृत करके बनाते हैं। उनके बारे में और भी आश्चर्यजनक और घातक तथ्य हैं। मिसाल के तौर पर एक मार्क्ड ज़ॉम्बी हमारी सेना के बेसिक मेज की तुलना में 10 गुना अधिक बेसिक स्पेल डाल सकता है। हालांकि वे ज़ॉम्बी केवल एक ही जादू जानते हैं, लेकिन मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बेसिक स्पेल किस तरह का विनाश कर सकता है ना? और फिर उनका जहर है जिसका वे अपने स्पेल में इस्तेमाल करते हैं, खासकर तब जब उन मार्क्ड ज़ॉम्बीज़ को एक सेन ज़ॉम्बी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। एक सेन ज़ॉम्बी 5 बेसिक मास्टर मेजेस के बराबर घातक होता है और किसी भी जीवित व्यक्ति को ज़ॉम्बी में बदल सकता है, जिससे उसकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है। अंत में जब युद्ध के जादू की बात आती है तो स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर्स एक असाधारण दिग्गज से भी ज़्यादा डरावने होते हैं। वे डार्क बींग्स के सच्चे मोर्चाबंद हैं। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने ठंडी निगाहों से मंच के नीचे मौजूद हैरान चेहरों को स्कैन किया और कठोर स्वर में कहा, यही कारण है कि हमें उन दिग्गजों की आवश्यकता है जो डार्क वुडलैंड्स में लंबे समय से उनसे लड़ रहे थे, और उनमें से कुछ तो डार्क रूइन से भी जिंदा वापस लौटने में सफल रहे हैं। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के शब्द हर किसी के कानों में सुबह की घंटी की तरह गूंज उठे। वे सभी जानते थे कि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के पीछे खड़े अधिकांश लोग विद्रोही, भगौड़े और 4 शक्तियों के भागे हुए सदस्य थे, जिन्हें किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं था और जो आज़ादी चाहते थे। उनमें से कुछ यहाँ केवल जिंदा रहने के मौके के लिए थे, क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ कर दिया था जो डार्क वुडलैंड्स को छोड़ना चाहता था। लेकिन जब इन भगौड़ों को डार्क वुडलैंड्स के असली खौफ का पता चला, तो वे या तो वापस जाने के लिए मजबूर हो गए या फिर जिंदा रहने के लिए किसी अन्य भगौड़े दल में शामिल हो गए। ये दल तब अपना गुजारा करने के लिए डार्क वुडलैंड्स में 4 शक्तियों के ठिकानों को लूटते थे, और उनसे छुटकारा पाना भी आसान नहीं था। वे सभी जानते थे कि डार्क बीइंग्स से रेंगती इस खौफनाक जगह में खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि इसके बिना वे जिंदा ही नहीं रह सकते थे। उनमें से अधिकांश ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे गुस्से में थे कि उन्हें इस जगह पर जंगली जानवरों की तरह कैद कर दिया गया था, और 4 शक्तियां उन्हें फ्रीडम प्लेन्स में भी वापस नहीं जाने देंगी, कम से कम एक स्वतंत्र मूल निवासी के रूप में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात हर किसी के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह आई कि ये कुख्यात और विद्रोही दल के नेता गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के साथ यहाँ आए थे, और उनके शब्दों से तो यही लग रहा था कि वे भी उनके साथ जुड़ने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने ये कैसे किया, या यहाँ तक कि उसे उनके गुप्त ठिकानों का पता कैसे चला। लेकिन कोई ये भी नहीं जानता था कि दल के ये सभी नेता एक बार डार्क रूइंस में गिर गए थे, और उन सभी को गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने बचाया था और बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते से वापस भेज दिया था, जिस पर खुद गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड का पहरा था। वे सभी उसके कर्जदार थे, और गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड भी जानता था कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका, और यहाँ तक कि उन्हें फलने फूलने भी दिया, क्योंकि गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड चाहता था कि वे इस खतरनाक माहौल में ढल जाएं और मजबूत बने, और जब ग्रेस ट्रीटी खत्म होगी तो वे उत्कृष्ट सेनापति और डार्क बीइंग्स के खिलाफ डार्क रूइंस के लिए आधिकारिक युद्ध में तुरुप के पत्ते साबित होंगे। हालांकि जेकब ने 100 साल पहले ही गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड की योजनाओं पर पानी फेर दिया था, और अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका था। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड गुप्त रूप से उस व्यक्ति से नफरत करता था जिसने पहली बेड़ी तोड़ी थी। इसलिए नहीं कि उसने ये काम जल्दी कर दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब सारे फायदे उसी व्यक्ति को मिलेंगे, भले ही डार्क बीइंग्स बाकी की बेड़ियां तोड़ दे। हालांकि ये विजेता के भव्य पुरस्कारों के आसपास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा होगा जिसके लिए गोल्डन स्वॉर्ड्स जैसा फ्रीडम लॉर्ड भी जेकब से ईर्ष्या करेगा। अब वो व्यक्ति या तो अभी भी छिपा हुआ था, या फिर डार्क बीइंग्स द्वारा पहले ही पकड़ा जा चुका था, जबकि उन्हें इस पूरे झमेले को साफ करने के लिए छोड़ दिया गया था। अंततः अगर ग्रेस ट्रीटी बिना किसी दुर्घटना के खत्म हो जाती, तो दोनों पक्ष हर 5 साल में डार्क रूइंस पर लड़ने के लिए केवल 10,000 सैनिक ही भेज सकते थे, और जब तक कोई एक पक्ष पहली बेड़ी नहीं तोड़ देता, तब तक लिच किंग या फ्रीडम लॉर्ड्स युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। अगर सब कुछ संधि के अनुसार होता तो दोनों पक्ष आसानी से अपने गढ़ बना सकते थे, लेकिन अब लिच किंग ने स्थिति का पूरा फायदा उठाया, और इससे पहले कि फ्रीडम प्लेन्स अपनी सेना इकट्ठा कर पाता, उसने 50,000 तैयार सैनिकों को डार्क रूइंस में उतार दिया। यही कारण था कि हर कोई उस व्यक्ति से नफरत कर रहा था जिसने पहली बेड़ी तोड़ी थी, क्योंकि अब उन्हें केवल एक गढ़ विकसित करने के लिए भी भारी हताहतों का सामना करना पड़ेगा। और गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड के अनुसार डार्क बीइंग्स खुद एक बेड़ी तोड़ने के बहुत करीब थे, इसलिए दबाव बहुत भयानक था। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने अपनी बात जारी रखी, मेरे पीछे खड़े ये दिग्गज एक सैन्य इकाई का नेतृत्व करेंगे, और वे अब भगोड़े नहीं बल्कि लेवल 2 नागरिक और सेना के कप्तान होंगे। यदि किसी को कोई समस्या है तो वे हमारी रणनीति पर चर्चा करने से पहले अभी बोल सकते हैं।
हालांकि सभी के चेहरे लाल हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है, इसलिए उन्होंने अपना मुंह बंद ही रखा। मैं कुछ पूछना चाहूंगा। इसी क्षण एक ठंडी आवाज गूंजी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब उन्होंने नकाबपोश लोगों के एक समूह को देखा तो उनके चेहरे और भी बदसूरत हो गए। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने उनकी ओर देखा और सिर हिलाया। कृपया बेझिझक बोलें, स्कल किंगडम की स्कल। अगर ये पास्ट की बात होती तो किलर स्कल सोसाइटी इस अड्डे के आसपास कहीं भी दिखने की हिम्मत नहीं करती। फ्रीडम प्लेन्स के मामले में अपनी राय रखना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन अब वे अन्य 4 शक्तियों के समान ही योग्य थे। उस नकाबपोश स्कल को स्कल कहलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे वास्तव में ऐसा ही था। वे स्कल किंगडम की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता था। स्कल नंबर A501। स्कल नंबर A501 ने कहा, मेरा सवाल आपके पीछे खड़े लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि डार्क रूइंस के बारे में है। श्रीमान फ्रीडम लॉर्ड, क्या यह सच है कि डार्क बींग्स को एक बेड़ी की स्थिति पहले से ही पता है? गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने शांति से उत्तर दिया, हाँ। मैं हमारे बेस्ट स्टेल्थ स्पेशलिस्ट्स के साथ उस जगह पर घुसपैठ करने और डार्क बींग्स से उस बेड़ी को छीनने का सुझाव देना चाहता हूँ। स्कल नंबर A501 ने साहसपूर्व घोषणा की। है, तो सुनिए सब लोग, हमारे बीच एक भगवान आ गया है जो बेड़ी को साफ करना जानता है, जिसे डार्क बींग्स सैकड़ों सालों से नहीं कर पाए हैं। एक ट्रोल ने तिरस्कारपूर्ण मजाक उड़ाया। हर कोई ठंडेपन से हंसने लगा, क्योंकि उनके मन में भी यही विचार थे। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड की आंखों में भी उपहास की एक झलक चमक उठी और उसने पूछा, ऐसा लगता है कि 5वें फ्रीडम लॉर्ड के पास कोई और योजना है। उन तिरस्कारपूर्ण आंखों के बावजूद स्कल नंबर A501 पूरी तरह शांत रहा और उसने सिर हिलाया। उसने खुलासा किया, जब तक हम बेड़ी के सटीक स्थान में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो हमारे पास इसे 10 साल तक किसी भी डार्क बींग्स के लिए पूरी तरह से अगम्य बनाने का एक तरीका है। अब गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कुछ सोचा हो, और उसने स्कल नंबर A501 की ओर देखा। मुझे मत बताना कि तुम लोगों के पास। स्कल नंबर A501 ने सिर हिलाया और उसका लहजा उपहास से भरा हुआ था। दूसरे फ्रीडम लॉर्ड्स वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर हम जीतने में सफल होते हैं तो हमें इनाम चाहिए। सुरक्षात्मक बाधाओं को छोड़कर हम कुछ भी मुफ्त में नहीं देंगे। ये एक उचित आदान प्रदान है। या फिर ऐसा दिखावा करें जैसे मैंने कुछ नहीं कहा, और हम हमेशा अन्य बेड़ियों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। कमरे में मौजूद हर कोई फटे हुए जबड़े के साथ स्कल नंबर A501 को घूर रहा था, क्योंकि गोल्डन स्वॉर्ड फ्रीडम लॉर्ड के शब्दों से वे बता सकते थे कि किलर स्कल सोसाइटी की आस्तीन में वास्तव में कुछ और छिपा हुआ था। पहले वो रहस्यमयी पोषण, और अब ये रहस्यमयी चीज जो डार्क बींग्स को बेड़ी के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकती है। गोल्डन स्वॉर्ड्स फ्रीडम लॉर्ड ने स्कल नंबर A501 को गहराई से देखा और कहा, मुझे अन्य लॉर्ड्स के साथ इस पर चर्चा करनी होगी, और मैं अपने जवाब के साथ 5वें लॉर्ड्स के संपर्क करूंगा। अब हम रणनीति पर चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को कुछ और नहीं जोड़ना है, कृपया जारी रखें। स्कल नंबर A501 ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि संदेश पहुंचा दिया गया है और अब उन्हें बस मछली के कांटे को निगलने का इंतजार करना था। रेयर प्लेन्स में किलर स्कल सोसाइटी के गुप्त मुख्यालय के अंदर इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 या स्कल नंबर A0 इस समय एक धुंधले गहरे रंग के होलोग्राम के सामने खड़ा था। एक सुरीली आवाज गूंजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे लिए रेयर प्लेन्स में ऐसी जगह बना लोगे, नंबर A0, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे उस नंबर नरभक्षी डेटा के साथ की गई उस भयंकर भूल की भरपाई नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट ग्रेस 34 या स्कल नंबर A0 ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं जानता हूं कि ये खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं खोए हुए डेटा को प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। लेकिन उस नफरत भरे चूहे को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। चूंकि वे बिना बैरियर से टकराए टाइप 1 प्लेन के जीवन मैदान में प्रवेश कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो रेयर प्लेन्स का मूल निवासी है और टाइप 1 प्लेन के शक्ति प्रतिबंध स्तर के अधीन है। ये मत भूलो कि ये टाइप 0 प्लेन नहीं है, जहां टाइप 1 प्लेन के मूल निवासियों के लिए शक्ति प्रतिबंध लगभग 0 है। इसलिए उसके पीछे किसी छिपी हुई शक्ति के होने जैसे बहाने बनाना बंद करो। महिला की आवाज़ पूरी तरह से नाराजगी भरी थी। स्कल नंबर A0 की आंखें लाचारी से भर गईं और उसने कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उसे ढूंढना बंद नहीं किया है, लेकिन लीजन को चकमा देने के बाद वो लगभग गायब ही हो गया है। खोजते रहो। अब चूंकि तुम्हारे पास लाइफ प्लेन का आधिकारिक हिस्सा है, तो कोई भी हमारे आवागमन को प्रतिबंधित नहीं करेगा। जहां तक डार्क रूइंस की बात है, पैकेज 2 साल में डिलीवर कर दिया जाएगा, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। स्कल नंबर A0 ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं समझता हूँ, वे मूर्ख लॉर्ड्स निश्चित रूप से इस झांसे में आ जाएंगे और हमें लिच किंग द्वारा संरक्षित उस बेड़ी तक ले जाने में मदद करेंगे। एक बार जब हम परीक्षण पार कर लेंगे तो रेयर प्लेन्स में कोई हेजेमनीज या डार्क सिटीज नहीं बचेंगी। है, उन ऊंचे और घमंडी मूर्खों को टाइप 1 प्लेन की कोई परवाह नहीं होगी, महिला ने तिरस्कारपूर्ण मजाक उड़ाया। हाँ मेरी लेडी, एक बार जब मैं सभी बाधाओं से छुटकारा पा लूंगा तो हमें उस डेटा की आवश्यकता नहीं होगी। मैं हमेशा उन इंसानों को पकड़ सकता हूँ। इससे पहले कि स्कल नंबर A0 अपनी बात पूरी कर पाता, महिला ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इंसान 1 महीने पहले ही कॉमन प्लेन से गायब हो चुके हैं। ये सुनते ही स्कल नंबर A0 की आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिल्ला उठा, ये कैसे संभव है? हम भी यही जानना चाहते थे।
हम भी यही जानना चाहते थे, लेकिन अभी भी हम बदकिस्मत हैं, क्योंकि जो वन एल्व्स उन्हें शरण दे रहे थे वे भी उनके साथ गायब हो गए हैं और वर्तमान में उनके खाली पड़े क्षेत्र को लेकर युद्ध चल रहा है। जैकब को पहली बेड़ी तोड़े हुए 6 महीने बीत चुके थे। वो बस किसी के द्वारा ध्यान भटकाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन महल के आसपास कोई हलचल ही नहीं थी। उसका राशन भी खत्म हो रहा था और वो इस तरह केवल 2 महीने और गुजारा कर सकता था। इसलिए आज जैकब ने बाहर निकलने और असाधारण डार्क बीइंग्स का शिकार करने का खौफनाक फैसला किया। क्योंकि उसके कमरे में बिताया गया समय बेकार नहीं गया था। उसने द्रव त्वरण के साथ काफी प्रगति कर ली थी और अब अपनी हृदय गति और सांस लेने पर उसका और भी गहरा नियंत्रण था। जैकब जानता था कि असाधारण डार्क बीइंग्स के साथ टकराव अपरिहार्य था, भले ही कोई लिच किंग और उसके मंत्रियों का ध्यान क्यों न भटका दे। इसलिए वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। अगर कोई ध्यान भटकाने नहीं भी आता है तो वो जानता था कि उसके पास इंतजार करने का समय नहीं बचा है। चूंकि कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उसे खुद ही बाहर निकलना पड़ा। लेकिन वो इतना भी हताश नहीं था कि सीधे आंतरिक महल पर धावा बोल दे। वो अभी भी अपने ज़ॉम्बी भेष का उपयोग करने वाला था, जिसे उसने इन्फिनिटी पेंडेंट में सुरक्षित रखा था ताकि वो खराब ना हो। जैकब के ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने वो दरवाज़ा खोला जो यहाँ प्रवेश करने के बाद से कभी नहीं खुला था। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि डार्क बीइंग्स वास्तव में मशीनों की तरह आज्ञाकारी थे, क्योंकि इन कुछ महीनों में उसने बाहर से एक भी हलचल नहीं सुनी थी। वो अभी भी खाने या पीने की परवाह किए बिना अपनी जगहों पर बेसुध खड़े थे। अरे उन्हें तो सांस लेने तक की ज़रूरत नहीं थी। एक डार्क बीइंग का जीवन काल तब तक होता था जब तक कि उनकी डेड फ्लेम मौजूद रहती थी, और टीयर 1 कंकाल सैनिक या टॉक्सिक ज़ॉम्बी जैसा डार्क बीइंग बिना किसी जीवन शक्ति को सोखे 100 वर्षों तक जीवित रह सकता था। जीवन शक्ति उनकी मृत ज्वाला के लिए ईंधन थी, और जब तक वे पर्याप्त मात्रा में इसे सोखते थे वो उच्च स्तर में विकसित हो सकते थे। लेकिन रैंक के विकास पर एक प्रतिबंध था, जीवन शक्ति का स्तर। यदि कोई डार्क बीइंग रेयर टीयर 9 से असाधारण टीयर 1 में विकसित होना चाहता था तो उन्हें किसी असाधारण टीयर 1 के जीवित प्राणी की जीवन शक्ति की आवश्यकता थी, और वो भी सिर्फ एक की नहीं बल्कि कई जीवों की। यदि वे केवल निम्न स्तरीय जीवन शक्ति को सोख कर ही विकसित हो पाते तो असाधारण डार्क बीइंग्स की गिनती अविश्वसनीय होती और लिच किंग रेयर प्लेन्स की शक्ति सीमा को बहुत पहले ही पार कर चुका होता। यही कारण था कि डार्क बीइंग्स हमेशा हर जीवित प्राणी को निगल जाना चाहते थे। वे जितने मजबूत होंगे उनका विकास उतना ही अधिक होगा। फिर भी एक असाधारण डार्क बीइंग का जीवन काल किसी भी जीवित प्राणी की तुलना में 10 गुना अधिक होता था, और वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक उनके पास असाधारण टीयर जीवन शक्ति से भरे लाइफ क्रिस्टल हो। विपरीत, एक जीवित प्राणी अंततः मर ही जाता है। एक तरह से यदि उनके पास जीवन शक्ति की अंतहीन मात्रा हो तो वो अमर थे, लेकिन इसी बात ने उन्हें जीवित प्राणियों पर निर्भर भी बना दिया था, क्योंकि उनके बिना कोई जीवन शक्ति या लाइफ क्रिस्टल नहीं होगा, तब वे भी किसी अन्य जीवन की तरह ही नष्ट हो जाएंगे। यदि जैकब के पास शापित अमरता नहीं होती तो इस तथ्य का पता चलने के बाद वो भी मरे हुए जीवों में शामिल होना चाहता। लेकिन अब अगर कोई उसे प्रस्ताव भी दे तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि डार्क बीइंग्स अपने से उच्च विकास वालों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित थे, और यदि वे विकसित नहीं होते हैं तो वे उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। एक सेन ज़ॉम्बी आसानी से अपने नीचे के किसी भी ज़ॉम्बी को उच्च स्तरीय जीवन शक्ति को सोखने से रोक सकता था, या उन्हें कोई भी जीवन शक्ति सोखने से मना कर सकता था और उन्हें सड़ने के लिए छोड़ सकता था। वे इस आदेश के खिलाफ जाने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। एक लिच जो सेन ज़ॉम्बी से उच्च विकास है, सेन ज़ॉम्बी के साथ भी ऐसा ही कर सकता था, और वे किसी भी जीवित प्राणी की तरह बुद्धिमान होते थे। साथ ही वाइट एक स्केलेटन ग्रैंड वॉरियर का उच्च विकास था। टाइप 1 प्लेन में रहकर कोई भी डार्क बीइंग यही सर्वोच्च विकास प्राप्त कर सकता था। राहत की बात यह थी कि एक लिच या वाइट में विकसित होने के लिए उन्हें भारी मात्रा में ऐसी जीवन शक्ति की आवश्यकता थी जिसे रैंक में उनके जितने मजबूत जीवित प्राणियों से ही प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए सदियों से डार्क बीइंग्स के बीच में एक लिच या वाइट का प्रकट होना आसान नहीं था। डार्क नाइट्स वे थे जो लिच या वाइट में विकसित होना शुरू कर चुके थे, लेकिन अभी भी वहां पहुंचने से एक दूरी पर थे। महल के गहरे रहस्य। जैकब को कोई अंदाजा नहीं था कि गुप्त कमरे की रखवाली किस तरह के खौफनाक जीव कर रहे हैं, और वो लगातार महल की गहराई में बढ़ता गया। बाएं दालान में 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि क्रॉस पाथ डार्क बीइंग्स के एक समूह द्वारा अवरुद्ध था, जिसका मतलब ये था कि वो सही रास्ते पर था। उन डार्क बीइंग्स ने केवल एक बार उसकी ओर देखा और फिर से मुर्दों की तरह बेसुध हो गए। जैकब ने डार्क बीइंग्स को पार करते हुए फिर से बाएं जाने का फैसला किया। वो अब लगभग इसका आदी हो चुका था और उनके बीच चलते हुए भी नहीं घबराया। हालांकि उसने जो रास्ता चुना वो एक उदास और खौफनाक प्रांगण की ओर जाता था जो मलबे और घास फूस से भरा था। यहाँ डार्क बीइंग्स का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब ये था कि उसे दाएं गलियारे में जाना चाहिए था। लेकिन उसने तुरंत वहां से जाने का फैसला नहीं किया और इस जगह की जांच करने की सोची। हालांकि उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो उन डार्क बीइंग्स से बच सकता था तो वो ऐसा करना ही पसंद करेगा। एक महल जहाँ एक शाही परिवार रहता था, वहाँ भागने के लिए कई गुप्त रास्ते होने चाहिए,
यदि वो कोई ऐसा रास्ता खोज सके जो सबसे अंदरूनी क्षेत्र की ओर ले जाता हो, तो उसे उन असाधारण डार्क बींग्स की हत्या करने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इस प्रांगण में केवल भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर ही बरकरार था, और जैकब को इस महल में धूल और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला। वो अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये जगह किसकी है, लेकिन ये शाही परिवार के ही किसी सदस्य की होनी चाहिए। 15 मिनट तक खोजने के बाद वो आखिरी कमरे में पहुंचा। वहां कोई दरवाजा नहीं था और उसे इस जगह से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने एक टूटी हुई मूर्ति देखी, बिल्कुल खंडहर मंदिर वाली मूर्ति की तरह। लेकिन ये उसके आकार की आधी थी। फिर भी ये निश्चित रूप से प्रीस्ट स्केलेटन की मूर्ति थी। इस मूर्ति के सामने एक टूटी हुई वेदी भी थी जो प्रसाद के लिए होनी चाहिए थी, जिससे ये कमरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कक्ष या एक छोटा पूजा मंदिर बन गया जो यहाँ पहले रहता था। इस कमरे में मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े और मलबा था, और कुछ नहीं। अगर जैकब ने उस मंदिर में गुप्त कमरा नहीं देखा होता तो उसे भी यही लगता। भारी प्रत्याशा के साथ वो मूर्ति के पीछे की दीवार के पास पहुंचा और उसकी बारीकी से जांच करने लगा। थोड़ी देर तक दीवार के चारों ओर खरोचने के बाद जैकब को आखिरकार एक धुंधली रूपरेखा मिल गई। जैकपॉट। जैकब जानता था कि उसके हाथ एक बहुत बड़ा अवसर लग गया है। तब जैकब ने अपनी छोटी तलवार निकाली और एक होल्डर काटने की कोशिश की ताकि वो दरवाजा खींच सके। वो जानता था कि इस दरवाजे को खोलने का कोई तंत्र नहीं था। इसे केवल अंदर से धक्का देकर ही खोला जा सकता था। इसे शायद दूसरों को ये मूर्ख बनाने के लिए इस तरह बनाया गया था कि जब तक उनके पास इन मोटी दीवारों को नष्ट करने का पर्याप्त समय ना हो, तब तक उन्हें यहाँ कोई गुप्त दरवाजा नहीं नजर आएगा। मंदिर का गुप्त दरवाजा भी उसी तरह बनाया गया था। जिसे उस दरवाजे के बारे में पता होगा, केवल वही इस तरह सोचेगा। फिर जैकब ने दीवार में एक छोटा हैंडल उकेरा और उसे धक्का दिया। एक जोरदार आवाज के साथ वो दीवार अचानक 2 हिस्सों में बंट गई और ईंटों का एक मोटा दरवाजा खुल गया। आवाज के कारण जैकब ने अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि असाधारण जीवों और इस जगह के बीच की दूरी काफी बड़ी थी, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं सुना हो। फिर भी जैकब ने इसे केवल इतना ही खोला जितना वो खुद अंदर खिसक सके। लेकिन वो तुरंत अंदर नहीं गया। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ये जगह छिपी रहे। इसलिए उसने जल्दी से दालान के उस पूरे हिस्से को मलबे से अवरुद्ध करना शुरू कर दिया, ताकि हर कोई ये सोचे कि दालान में कोई दरवाजा नहीं है, और वो वहीं समाप्त हो गया। ये लगभग ऐसा दिखेगा जैसे इस जगह पर कोई दीवार ढह गई हो। लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि यदि किसी ने मलबे के पार ये देखने की कोशिश की कि उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा है तो उसे पता चल जाएगा। इसलिए उसने ट्रिप वायर के साथ TNT लगा दिया, और जिस पल किसी ने मलबे को हटाने की कोशिश की वो फट जाएगा और कमरे के साथ पूरा दालान ढह जाएगा। इस तरह उसे ये भी पता चल जाएगा कि किसी ने इस जगह की खोज की है, या अगर वो कुछ भी खोजे बिना वापस आता है तो ये इस बात का भी प्रमाण होगा कि उसके जाने के बाद से यहाँ कोई नहीं आया है। फिर उसने जो हैंडल उकेरा था उसे फिर से भरकर छिपा दिया और तुरंत कमरे में प्रवेश करके उसे बिल्कुल वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो पहले था। जैकब के उस गुप्त दरवाजे को खोजने के ठीक 2 दिन बाद खंडहर महल के पूर्वी विंग में जैकब द्वारा खोजे गए प्रांगण के समान ही एक और प्रांगण था, और वहां भी एक पुजारी के कंकाल की टूटी हुई मूर्ति के साथ एक पूजा कक्ष था। अचानक मूर्ति के पीछे की दीवार कांपी और फिर खुल गई, और उसमें से काले कपड़े पहने हुए कुछ खौफनाक आकृतियां बाहर निकलीं। उस गुप्त दरवाजे के पीछे जैकब ने एक और कमरा खोजा, जो वास्तव में मंदिर वाले गुप्त कमरे के बिल्कुल समान था। हालांकि अंदर एक पत्थर के बिस्तर के अलावा कुछ भी नहीं था। इससे जैकब थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसकी दिलचस्पी इस कमरे की दीवारों में अधिक थी, क्योंकि अगर ये मंदिर जैसा ही था तो इनमें से कोई एक दीवार जरूर खोखली होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे बहुत निराशा होगी और इस जगह को छिपाने की उसकी सारी तैयारी बेकार चली जाएगी। जैकब ने बिना समय बर्बाद किए बाईं दीवार पर प्रहार किया, क्योंकि मंदिर के गुप्त कमरे की बाईं दीवार खोखली थी। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट करने के बाद भी वहां ठोस पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिला, जिससे जैकब ने अपनी भौहें सिकोम ली। इसलिए उसने अन्य दीवारों को आजमाया, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बाद वो साफ सुथरा खाली कमरा अब पत्थर के मलबे से भर चुका था और उसे कुछ नहीं मिला। वे दीवारें बिल्कुल सामान्य दीवारों की तरह ही थीं, और जैकब का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसकी नजरें अंततः उस पत्थर के बिस्तर पर टिक गईं। जैकब ने पत्थर का बिस्तर पकड़ा और उसे उसकी जगह से हटाने की कोशिश की। तभी उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए, क्योंकि बिस्तर अपनी जगह पर पूरी तरह से जाम था। मंदिर का बिस्तर तो पूरी तरह से खिसक सकता था, लेकिन ये वाला अपनी जगह पर फिक्स है, उसने सोचा, और उसकी आंखें तीक्ष्ण हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और हथौड़े की तरह बिस्तर के ठीक बीचों बीच एक जोरदार मुक्का जड़ा। बिस्तर ऐसे टूटकर बिखर गया जैसे वो किसी मुलायम मिट्टी से बना हो। उसी क्षण जैकब की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि पत्थर का बिस्तर वास्तव में अंदर से खोखला था, और जैसे ही ये टूटा, अंदर से एक ग्रे रंग का धातु का सिलेंडर प्रकट हुआ। ये सिलेंडर 1 फुट लंबा और 6 इंच चौड़ा था। जैकब ने इसे उठाया और तुरंत महसूस किया कि सिलेंडर के भीतर कुछ हिल रहा है।
क्या ये किसी चीज को सील करने का कवर है? उत्सुक होकर उसने इसे हिलाया और ठीक जैसा उसने सोचा था, इसके अंदर कुछ था। लेकिन इस सिलेंडर या इसके ढक्कन पर सीलिंग का नामो निशान नहीं था। ये किसी धातु के सिल्ले की तरह बिल्कुल चिकना था। इसके अलावा जब यहाँ की हर चीज सड़कर खाक हो रही थी, ये सिलेंडर बिना किसी क्षय के बिल्कुल सही सलामत था। जैकब पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने इसे काटकर खोलने का फैसला किया। हालांकि वो तब बुरी तरह चौंक गया जब उसकी बेसिक रेयर ग्रेड टाइटन आयरन स्वॉर्ड इस सिलेंडर पर एक खरोच तक न डाल पाई। ये ब्लेड पत्थरों को मक्खन की तरह काट सकता था, लेकिन इस सिलेंडर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए इस बार उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने बिना द्रव त्वरण के अपनी पूरी ताकत, जो कि 800 टन थी, लगाकर सिलेंडर के शीर्ष पर एक भयंकर प्रहार किया। हालांकि जब दोनों धातुएं टकराईं तो केवल कुछ चिंगारियां उठीं और उसका ब्लेड वापस उछल गया। इस बात ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सिलेंडर अभी भी बिना किसी खरोंच के बिल्कुल ठीक था, जबकि उसकी टाइटन तलवार अब हल्की सी चटक गई थी। इसे बनाने के लिए आखिर किस तरह की धातु का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर क्या जमा है? इसे खोलने के लिए मुझे शायद लीजर या टाइटन लोहे से भी ज्यादा मजबूत धातु की आवश्यकता होगी, जैकब ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सोचा। फिर भी चूंकि इसे इस बिस्तर के अंदर इतने जतन से छिपाया गया था और ये सिलेंडर टाइटन लोहे से भी ज्यादा कठोर था, इसका मतलब था कि इसके अंदर जो भी है वो एक खजाना है। इसलिए उसने इसे सुरक्षित रख लिया और इस जगह से निकलने के बाद इससे निपटने का फैसला किया। फिर उसका ध्यान बिस्तर के नीचे के फर्श पर गया। वहां एक काला लीवर था और जैकब ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घुमाया। ये स्पष्ट रूप से जाम था, जिसका मतलब था कि इसका उपयोग लंबे समय से नहीं किया गया था, लेकिन जैकब इसे बिना तोड़े घुमाने में कामयाब रहा। क्लिक! कमरे में पीछे कुछ खुलने की आवाज गूंजी और अगले ही पल पूरा कमरा अचानक कांप उठा। और फिर एक झटके से, ठीक उसी जगह से जहां लीवर था, फर्श से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। जैकब ने उस गुप्त दरवाजे को खींचा, जो वास्तव में किसी खजाने के दरवाजे की तरह मोटी धातु से बना था। उसके नीचे एक लोहे की सीढ़ी थी जो काफी जंग खा चुकी थी। वो नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं देख पा रहा था क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं थी, यहाँ तक कि मैजिकल मशाले भी नहीं थीं। इसलिए जैकब ने एक टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी उस अंधेरे मार्ग में डाली। चारों ओर दीवारें थीं और इसे एक भूमिगत सुरंग की तरह बनाया गया था, जिसका निचला हिस्सा अभी भी अस्पष्ट था। फिर भी वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए जैकब ने उस जंग खाई सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरने का फैसला किया। सुरंग 100 मीटर से अधिक गहरी थी और जैकब को अंततः ठोस जमीन दिखाई दी। सीढ़ी और सुरंग जमीन से 10 मीटर ऊपर ही समाप्त हो गई थी और जैकब को नीचे कूदना पड़ा। जब वो सुरंग के अंत में उतरा तो टॉर्च जलाई और देखा कि वो एक धूल भरे और मकड़ी के जालों से ढके भूमिगत गलियारे में था। ये किसी प्रकार का भागने का रास्ता या कोई गुप्त मार्ग होगा जो किसी छिपे हुए कक्ष की ओर ले जाता है, जैकब ने अनुमान लगाया। उसके कुछ मीटर पीछे एक दीवार थी और एकमात्र खुला रास्ता उसके ठीक सामने था, इसलिए वो अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहते हुए उस ओर चल पड़ा। हालांकि ये गलियारा सामान्य लग रहा था, लेकिन अगर समय के साथ वे खराब ना हुए हों तो घुसपैठियों के लिए यहाँ जाल छिपे हो सकते हैं, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। कुछ 2.5 मीटर आगे चलने के बाद एक चौराहा आ गया जिससे उसकी भौहें तन गईं। मुझे मत बताना कि ये एक और कमबख्त भूल भुलैया है, झुंझलाते हुए उसने दाएं जाने का फैसला किया। हालांकि वो उस रास्ते पर कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि उसे अपने सामने हलचल सुनाई दी। वो तुरंत चौंक गया। उसके हाथ में पलक झपकते ही एक शॉटगन आ गई और उसने टॉर्च की रोशनी सामने की ओर डाली, लेकिन हलचल अचानक रुक गई। सामने कोई भी नहीं था, वो पूरी तरह से खाली मार्ग था। फिर भी जैकब जानता था कि उसने कुछ हलचल सुनी थी, इसलिए वो मुड़ा और बाएं रास्ते की ओर चल पड़ा ताकि देख सके कि क्या वो उस चीज़ को बाहर निकाल सकता है। जैकब ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ नोटिस नहीं किया है और बस अपना मन बदल लिया है। उसे अचानक लिविया की याद आई, जिसे तहखाने के भूल भुलैया में पहुंचा दिया गया था। तो हो सकता है कि ये मामला भी वैसा ही हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति लिविया की तरह निकला तो वो बिल्कुल अलग बात होगी। दाएं गलियारे के गहन अंधेरे में छत पर, जो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, अचानक लाल रंग की खौफनाक आंखें उभर आईं। वे आंखें जो दिन के उजाले की तरह स्पष्ट देख सकती थीं, जैकब की पीछे हटती हुई आकृति को ठंडेपन से घूर रही थीं। रोशनी में भी वे आंखें अदृश्य रहीं और जैकब ठीक उसी ओर देखने के बावजूद कुछ नहीं नोटिस कर पाया। ठीक उसी क्षण वे आंखें जैकब की ओर रेंगने लगीं। जैकब को फिर से अस्पष्ट हलचल सुनाई दी, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वहाँ वास्तव में कुछ था और अब वो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन हलचल इतनी धुंधली थी कि वो सटीक स्थान का पता नहीं लगा पा रहा था। इसके अलावा दूसरे पक्ष की कोई धड़कन नहीं थी और वो केवल उसे चलते हुए सुन सकता था, जिसका मतलब ये था कि ये शायद कोई डार्क बीइंग था। लेकिन वो जानता था कि दुश्मन अभी भी इस बात से अनजान है कि जैकब ने पहले ही उसकी हरकतों को पकड़ लिया है और अब जैकब फायदे में है। जैकब ने अचानक 1x एक्सेलरेशन में प्रवेश किया, जिससे उसकी सुनने की क्षमता बढ़ गई और वो अंततः अपने शिकारी का सटीक स्थान का पता लगा सका। छत पर और कई पैर,
जैकब के दिमाग में तुरंत कुछ आया। अगले ही पल उसके हाथ में CT-408 स्नाइपर राइफल आ गई और उसी पल उसने ठीक उसी जगह पर एक सटीक शॉट लिया जहां वो चीज रेंग रही थी। श्श्श! एक अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख उस शांत इलाके में गूंज उठी। छत पर खून की प्यास से भरी 8 लाल आंखें सतह पर आ गईं। 12 लंबे पैरों और लाल धारियों वाला एक 2 मीटर चौड़ा काला शरीर भी प्रकाश में आ गया। इस जीव को देखते ही जैकब के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। केवल एक रेयर टियर 9 फैंटम स्पाइडर, और मैं सोच रहा था कि ये कोई मरे हुए जीवों का हिस्सा है। फैंटम स्पाइडर ऐसे शिकारी थे जो अपनी छलावरण क्षमता से अंधेरे में छिपने में माहिर थे, साथ ही उनका जहर और जाला बेहद घातक था। ये जीव रेयर प्लेन्स में अपेक्षाकृत कम पाए जाते थे क्योंकि ये उन ठंडे इलाकों में रहते थे जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। जैकब ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस जगह पर ऐसा जीव मिलेगा, लेकिन अब वो चिंतित नहीं था क्योंकि ये महज एक मैजिकल बीस्ट था। फैंटम स्पाइडर के धड़ में एक बड़ा सा छेद था जिससे हरा पदार्थ निकल रहा था। ये स्पष्ट रूप से गोली का छेद था। फैंटम स्पाइडर की आंखों में क्रूरता भरी थी। उसने अपना खौफनाक मुंह खोला और जैकब पर छलांग लगाते हुए अचानक ग्रे रंग का तरल पदार्थ उगल दिया। जैकब पूरी तरह से तनावरुक्त था। वो तुरंत बगल में खिसका, अपनी स्नाइपर राइफल हटाई और लिविया की लंबी तलवार निकाल ली। वो इस चीज पर अपनी गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता था जब वो इसे आसानी से काट सकता था। फैंटम स्पाइडर बुरी तरह चौंक गया जब जैकब अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। वो अपने बड़े शरीर को घुमाने में व्यस्त था जब उसे अपने बड़े पेट पर वजन महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक तेज ब्लेड उसके बदसूरत सिर के पास से चमका और उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। जैकब ने फैंटम स्पाइडर के उस विशाल और बेजान शरीर को देखा और भौहें सिकोड़ी। इसे खाया नहीं जा सकता। नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस जगह पर जिंदा कैसे रहा। मुझे मत बताना कि जैकब की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी स्किन पर रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने गलियारे की गहराई में देखा तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अनगिनत लगी हुई लाल आंखें पागलों की तरह उसी की ओर बढ़ रही थीं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि